स्क्रीन छोटी हो जाएगी। कोई बात नहीं, क्योंकि बेसिक से ये क्या आपको फटाफट से चेक करो ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है तो मुझे एक बार यस लिख दो, ओके लिख दो, जल्दी करो बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट। अरे लेक्चर स्टार्ट हो गया मोहसिन, तेरी आवाज दिख रही है मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल बॉटनी की क्लास है, एक बार चेक करें बेटा, कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ। हाँ एक बार चेक करें बेटा सभी बच्चे, एक बार सभी बच्चे चेक करें। कोई दो क्लास नहीं है बेटा, कोई भी दो क्लास नहीं है, सिर्फ यही वाली क्लास है ना, ब्रीदिंग एक्सचेंज की कोई क्लास नहीं है अभी। ठीक है चेक कर लो एक बार फटाफट से। जूलॉजी की बेटा आज क्लास नहीं है, जूलॉजी की क्लास थर्सडे से स्टार्ट होगी। सुन लो ध्यान से, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपकी बॉटनी होगी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपकी जूलॉजी क्लास होगी। सबसे पहले बेटा आपका न्यूट्रॉन बैच में, ड्रॉपर बैच में आपका स्वागत है सभी बच्चों का। आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सेल साइकिल सेल डिवीजन में बेसिक। यदि सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, एक बार चैट में जल्दी से यस और ओके लिख दो। कुछ चीजें आपको क्लियर कर देता हूं। फिजिक्स की दो क्लास पैरेलल चलेंगी, आशीष सर और आपके आदित्य आनंद सर दोनों सर पैरेलल पढ़ाएंगे, ठीक है क्लियर है। दूसरी बात बेटा, हमारे पास 3 दिन बॉटनी चलेगी, 3 दिन जूलॉजी चलेगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बॉटनी चलेगी और आपका फिर उसके बाद क्या होगा, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपकी जूलॉजी चलेगी। कोई डाउट है? दूसरी बात, आप में से बहुत सारे बच्चों का डाउट यह है कि सर लाइव क्लास में पॉज और बैकवर्ड का बटन क्यों नहीं है। मैं आपको बताता हूं नॉर्मली क्या होता है बेटा, हमारे पास ये जो लाइव क्लास है ये रियल टाइम में लाइव होती है। रियल टाइम में लाइव का क्या मतलब होता है, जो आप लिख रहे हो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है। इस तरह की क्लासेस में क्या होता है, वो रिकॉर्ड करके ऐसे स्ट्रीम नहीं होती। मतलब क्या हुआ, अगर कोई चीज अचानक से रिकॉर्ड हो और फिर स्ट्रीम हो तो उसमें 30 सेकंड का गैप होता है। आप जो बात लिख रहे हो मुझे डायरेक्ट दिख रही है। ऐसी क्लासेस में क्या होगा, कभी भी आपको बैक जाने का ऑप्शन नहीं होगा, ना आगे जाने का ऑप्शन होगा। आप जैसे ही ज्वाइन करोगे वो उसी समय ज्वाइन करोगे जो रियल टाइम लाइव होगा। इससे दो फायदे हैं, पहला आपको आदत बनेगी टाइम पर क्लास ज्वाइन करने की, दूसरा आपको क्या रहेगा कि आप जो डाउट पूछोगे तुरंत मेरे तक पहुंचेंगे। क्या यह बात क्लियर हो गई है? आप में से कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि फिजिक्स की दो क्लास कैसे मैनेज करेंगे। आपको क्या करना है बेटा, आज जो है जिस बच्चों ने आदित्य सर की क्लास करी है वो एक बार आशीष सर की भी क्लास देख लेंगे इवनिंग में रिकॉर्डेड, और जिन्होंने आशीष सर की करी है वो आदित्य सर की क्लास देख लेंगे। दोनों में से जो आपको लगे कि जिनके साथ आप अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हो, आप उन सर को आप फिर फॉलो करने लगेंगे। फिर आपको दोनों नहीं देखनी, कोई एक देखनी है। बेटा वीडियो क्वालिटी 240 पे अगर कर देंगे तो ऐप में अच्छी आएगी नहीं, ठीक है। अभी आज बेटा हमारा यह मानना है कि आप सभी बच्चे लाइव क्लास प्रॉपरली करके आप देख लो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि टाइम आपको बहुत ज्यादा लगता है तो कुछ मतलब 1 मंथ के बाद आप में से कुछ रिकॉर्डेड देख सकते हैं ऐसे करके, सही है। चलें भाई, बेटा डाटा थोड़ा सा तो अरेंज करना पड़ेगा तुम्हें, थोड़ा बहुत तो अरेंज कर लो यार हमारे लिए। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। अच्छा डाउट कैसे पूछना है वो भी बताऊंगा। डाउट आप एक बार चैट में पूछ सकते हो, इसके अलावा आप डाउट कैसे पूछोगे बता देता हूं बेटा, ध्यान सुनेंगे। आप एक तो चैट में डाउट पूछ सकते हो,
है ना, चैट में डाउट पूछ सकते हो। उसके अलावा आप डाउट कैसे पूछोगे, आपके लिए कुछ स्पेशल ग्रुप्स बना रहे हैं टेलीग्राम पे, वहां पूछोगे। सर वहां पर कौन बताएगा? वहां पर डाउट मैं भी बताऊंगा, और साथ में हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो टीचर्स हैं एसएमई टाइप से, वो आपको डाउट बताएंगे हमारे साथ। आपके डाउट्स हर हालत में उसी दिन पूरे दिए जाएंगे। चलें बेटा, आज जूलॉजी की क्लास नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जूलॉजी की क्लास नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करें भाई? एक बार बता दो चैट में, जल्दी से लिख दो सर, शुरू कर दो। जल्दी बोलो बेटा। जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी 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 बता दो, जल्दी 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 बताओ, स्टार्ट करें। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूं, जूलॉजी की क्लास नहीं है। चलिए स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है बेटा, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी अभी साइड रखो, आज हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, आपको पूरा बेसिक से पढ़ाने वाला हूं मैं, सारी चीजें ध्यान से देखेंगे आप लोग। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। आप में से 2-3 चीजें जो बच्चे जस्ट अभी जुड़े हैं मैं रिपीट कर देता हूं। ये सेशंस पूरी तरीके से लाइव होंगे, इसका ये मतलब है आपने क्लास सेम टाइम पर ज्वाइन करनी है। जो बच्चा क्लास ज्वाइन करने में लेट करेगा वो वहीं से देख पाएगा जहां से क्लास चल रही है। इसका ये मतलब है कि आपको क्लास हमेशा हमारे साथ ही ज्वाइन करनी पड़ेगी। इससे फायदा यह होगा कि आप सेम टाइम पर पढ़कर शाम का टाइम रिवीजन के लिए रख सकते हो। ठीक है, क्लियर है? सही है, बोलो बेटा सही है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ठीक है, साथ स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या है, हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ सेल साइकिल। अब मैं आपको जरा अपना प्लान बता देता हूं। हम लोग 6 से 7 क्लास में, 6 क्लास के आसपास में सेल साइकिल पढ़ाएंगे, फिर आपको सेल पढ़ाएंगे, और फिर उसके बाद मैं बायोमोलिक्यूल आपको पढ़ाऊंगा। ये 3 चैप्टर हैं जिनसे तीनों से मिलाकर लगभग अब इस साल जो है 12-13 क्वेश्चन आए हैं। तो हमारा प्लान ये रहेगा कि सेल वाली यूनिट आपको सबसे पहले कराएं। आज का लेक्चर जो है वो सेल साइकिल सेल डिवीजन का पहला लेक्चर हम बोल रहे हैं, और इसमें हम काफी सारी चीजें बेसिक आपको पढ़ाने वाले हैं। आप एकदम तैयार हो जाओ, कॉपी में आप नोट्स बनाओगे। आपके मन के कुछ डाउट्स हैं जो मैं यहां लिखने वाला हूं, और उन डाउट्स को आपको दिमाग में समझना है। आज का गोल है बेसिक्स ऑफ सेल साइकिल पढ़ाने वाला हूं मैं। ये कुछ डाउट्स हैं, ध्यान से सुनेंगे बेटा। आप में से कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर लेक्चर अटेंड करना है। बिल्कुल करना चाहिए, आपको लेक्चर अटेंड करना चाहिए। बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूं, 2 मिनट लूंगा आपके, 2 मिनट ले सकता हूं? इतना अलाउ करोगे? हाँ सर, क्योंकि हमारा पूरा साल है आपके लिए हमने दिया है, तो आप 2 मिनट हमें जरूर दो। तो मैं यहां पे आपसे पूछ रहा हूं, क्या लेक्चर अटेंड करना चाहिए? यस। क्या लाइव अटेंड करते वक्त नोट्स बनाएं? हम अपना पेस हल्का स्लो रखते हैं, तो आप लाइव अटेंड करते वक्त नोट्स बना लो। आप में से जो बच्चे लाइव अटेंड करते वक्त साफ नोट्स नहीं बना सकते, बाद में पीडीएफ से बनाओ। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? सही है सर, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, नोट्स क्या है बेटा, लेक्चर के साथ ही बनाओ, है ना। लाइव अटेंड करना है, यस, नोट्स लेक्चर के साथ ही बनाओ। अब मेरे को यहां पर एक बच्चे का सवाल आएगा, सुनना ध्यान से, वो क्या रहेगा। आप भी ये सवाल मुझसे पूछते हो और आप करते हो ये सवाल। देखो क्या करते हो, आप ये कहते हो कि सर आज आपने जो पढ़ाया उसको पढ़ाने के बाद मैं क्या डायरेक्ट जाके डीपीपी सॉल्व कर लूं, या मैं रिवाइज करके डीपीपी सॉल्व करूं? तो मैं कहता हूं यार तू एक बार रिवाइज कर ले फिर कर लियो। नहीं सर, मैं ये देखना चाहता हूं कि मुझे कितना याद है। ये सबसे खराब अप्रोच है। एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जब नीट का एग्जाम था तो वो क्या करते थे, वो बिना रिवाइज करे टेस्ट देकर अपनी नॉलेज चेक करते थे। ये गलत तरीका है। आपको अभी नॉलेज चेक नहीं करनी। आपने जब भी डीपीपी सॉल्व करनी है तो पहले लेक्चर अटेंड करना है, उसके बाद उसके नोट्स को रिवाइज करना है और डीपीपी सॉल्व करनी है।
अपनी नॉलेज चेक नहीं करनी कि मुझे कितना याद रहता है, ये गलत अप्रोच है। समझ में आ गया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये गलत अप्रोच है, ठीक है? क्लियर है? सही है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। रिवीजन कब करना है? चैप्टर के बीच में करना है या चैप्टर के बाद करना है? कुछ बच्चों का सवाल यह है कि सर रिवीजन कब करना है, चैप्टर के बाद या? मैं आपको बताता हूं। जैसे आज मैंने आपको पढ़ा दिया, आप क्या करोगे? नोट्स बना लोगे, उसी नोट्स को 10-15 मिनट में, 20 मिनट में रिवाइज कर लोगे और फिर उसकी डीपीपी सॉल्व कर लोगे। सही है सर, ऐसा कर सकते हैं। अब मन में सवाल यह आता है, आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल यह आता है कि सर अब पूरा चैप्टर, मतलब अब मान लो हमने ये ऐसे रिवाइज कर लिया, अब कैसे रिवाइज करें? जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे चैप्टर के नोट्स को 2 बार रिवाइज करें। मेरी तरफ देख ध्यान से, तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर रहा हूं। चाहे आपके 500 नंबर हो, चाहे कुछ भी हो, आपने लेक्चर पूरा देखा, आपने नोट्स बना लिए, नोट्स बनाने के बाद पहले उन नोट्स को रिवाइज कर, फिर डीपीपी बना। इस तरीके से तूने बेटा पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। सही है सर, हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। सही है सर। अब क्या करना है? जैसे ही तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया तो तुम्हारे मन में आया कि यार सर और कोई, अब क्या करें? अब आपने पूरे चैप्टर के नोट्स 2 से 3 बार रिवाइज करने, फिर आपको ये चीजें बनानी है, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग करने, ये सब करने हैं, है ना? और ये चैप्टर के बाद बनाने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? चैप्टर के साथ देखो सीक्वेंस क्या है, लेक्चर, हां सर, उसके बाद क्या करोगे सर? लेक्चर के बाद एक बार रिवाइज करेंगे नोट्स को, फिर क्या करोगे सर? डीपीपी सॉल्व करेंगे, फिर चैप्टर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर कंप्लीट हो गया और इसके साथ आप एनसीईआरटी साथ के साथ पढ़ते रहो, है ना? जितना जितना करा दिया। चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिर क्या करोगे सर? चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिर नोट्स रिवाइज करो पूरे चैप्टर के, और पूरे चैप्टर के नोट्स रिवाइज करने के बाद फिर क्या करोगे आप? फिर ये वाली चीजें बनाओगे। कौन सी? परिश्रम वाला, जो हमने असर्शन रीजन स्टेटमेंट मैच द फॉलोइंग, इसको करोगे। ये सीक्वेंस फॉलो करना है। पूरे साल करोगे? यस लिखो जल्दी से। पूरे साल करोगे ये चीज? पूरे साल इसी तरीके से करोगे? सर एनसीईआरटी एक बार यहां पढ़नी है चैप्टर के बीच में और एक बार लास्ट में, तो नोट्स रिवाइज करने हैं 2 बार, उसके बाद एनसीईआरटी लास्ट में भी 2 बार पढ़नी है। इससे आपका चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बोलो डन है? जल्दी जल्दी बेटा। नोट्स एक्सपोर्ट करने का भी ऑप्शन में ला रहा हूं आपको, पीडीएफ सेव करने का। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चे जस्ट अभी जुड़े हैं, आप लाइव क्लास में बैक नहीं जा पाओगे। रीजन क्या है? ये रियल टाइम लाइव है। आप जो चैट में दिख रहे हो, यस मुझे दिख रहा है एग्जैक्टली। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे वो क्या करते हैं, पहले रिकॉर्ड होता है फिर वो लाइव स्ट्रीम होता है, तो परेशान मत हो इसके लिए। तो आप हमेशा टाइम पे रहो क्लास में, है ना? क्योंकि स्टार्टिंग का छूटेगा तो दिक्कत होगी। सही है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको सेशन स्टार्ट करूंगा। चलो भाई स्टार्ट हो गया? हाँ भाई स्टार्ट हो गया। खेला होबे, आ जाओ। खेला होबे में जो बच्चे इंटेलिजेंट टाइप के बैठे हुए, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, चाहे इंटेलिजेंट हो चाहे कैसा भी हो। आप में से कितने बच्चों को पता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होता है? आपको अगर ये पता है तो आपको क्या ये पता है नीड ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है? आपको पता है कि सर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग दोनों में होती है, किसी एक में होती है? और किसी एक में होती है तो क्यों होती है? क्या ये आपको पता है? आप सोचो ध्यान से। सर आप तो सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ा रहे थे, ये अचानक कहां से आ गया? मैं आपसे ये फिर बोल रहा हूं, लास्ट ईयर के नोट्स, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, इस साल इस चैप्टर के नए नोट्स बना लो। अगर आपको लगता है कि कुछ बदलाव नहीं है तो फिर पुराने साल के यूज कर लेना, कोई और आंसर नहीं। हाँ भाई, व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग? बताओ जल्दी से। एक बच्चा लिख रहा है सर यस सर हमें पता है। नो सर नहीं पता, नहीं पता है सर। ठीक है बताएंगे आपको। सर आपने सेल साइकिल में अचानक से ये क्या बता दिया? आप अचानक से एडवांस पढ़ा रहे हो। नहीं बेटा एडवांस नहीं पढ़ाऊंगा, प्रॉपर बेसिक पढ़ाऊंगा। मेरा ये मन है कि सिर्फ आपको मैं ये समझाऊं कि बेसिक्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं बायो में कि उसके बिना आगे बढ़ना मुश्किल होता है। ये बात बहुत जरूरी है, ठीक है? ये बात बहुत जरूरी है। तो एकदम बेसिक से लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इन सवालों के जवाब उस बेसिक में छुपा हुआ है जिसका आप लॉजिक डेवलप करोगे। अगर आप बायो में लॉजिक डेवलप कर पा रहे हो तो आपकी बायो अच्छी रहेगी। और मैं फिर बोल रहा हूं, आप एक अच्छे डॉक्टर तभी बनोगे जब आप लॉजिकली सोच पाओगे। तो बायो में लॉजिक होते हैं, बायो के लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? सही है सर।
चलते हैं, जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है आगे देखेंगे और इसको एक बार एक्सप्लेन करेंगे। पर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप में से कितने बच्चों को पता है कि सेल क्या होता है। स्टार्ट कर देते हैं। सर बचपन में जब हम आपसे पूछते हैं सेल क्या होता है, तो बच्चा ये कहता है कि यार सर हमें सेल की एक डेफिनेशन पढ़ाई थी, सेल जो है एक स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अच्छा सर, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अच्छा सर, ये पढ़ाया गया था। क्या यही डेफिनेशन है सेल की? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या सेल की यही एक डेफिनेशन है? क्या सेल की कुछ और डेफिनेशन हो सकती है? आप बताओ जल्दी से, क्योंकि हम क्या करेंगे बेटा, कैसे मूव करेंगे चैप्टर में। सुनो, मैं आपको थोड़ा सा सेल के बारे में बताऊंगा, वहां से मैं आपको सेल डिवीजन पे ले जाऊंगा जो चैप्टर है। ठीक है सर, सही है? यस। तो हम क्या बोल रहे हैं यहां पर, सुनो ध्यान से। हम ये कह रहे हैं, मैंने टॉपिक जस्ट स्टार्ट किया है, जो बच्चे जस्ट जुड़े हैं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि सेल क्या होता है बेटा। सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, ऐसा छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। पर अगर आप मेरे से पूछोगे ना, अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू, मतलब मैं रियलिटी बताऊं, अकॉर्डिंग टू मी ही लिख देता हूं। सेल जो होता है उसका मतलब होता है कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट का क्या मतलब हुआ? कंपार्टमेंट का मतलब होता है चैम्बर। कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? चैम्बर। ठीक है, क्या मतलब हुआ समझो। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, मान लो ये मेरे पास ये जगह है जिसे मैं ओशियन कह रहा हूं। ओशियन मतलब समुद्र है। जरा मेरी बात सुनना ध्यान से, पानी है। मेरी बात सुने ध्यान से। आपने बेटा सेल पढ़ा था, सर लिखना है क्या? जब मैं बोर्ड पे लिख लूंगा उसके बाद। आपने सेल पढ़ा था, आपने सेल में पढ़ा था स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को हम सेल कहते हैं। क्या ये डेफिनेशन 100% ठीक है? ठीक है, डेफिनेशन है। लेकिन सेल एग्जैक्टली होता क्या है? सेल का मतलब होता है एक कंपार्टमेंट, एक चैम्बर। ध्यान से सुनेंगे बेटा, कंपार्टमेंट और एक चैम्बर। इधर देखो ध्यान से सारे बच्चे, मैं यहां पर ये कह रहा हूं, मैं आपको यहां पर ये कह रहा हूं कि सेल एग्जैक्टली क्या होता है। सेल का मतलब होता है, जैसे ये सेल है, तो सेल का मतलब होता है, ये मैंने लिख दिया भाई ये सेल है, तो सेल का एग्जैक्ट मीनिंग होता है एक तरह का कंपार्टमेंट। ये बन गया है ना। और ये कंपार्टमेंट क्या है समझो। हम ये समझेंगे कि सेल एक चैम्बर या कंपार्टमेंट होता है और उसमें क्या हो रहे होते हैं, कुछ रिएक्शन हो रहे होते हैं। मतलब P कन्वर्ट हो रहा होता है Q में, R कन्वर्ट हो रहा होता है S में, और इस कंपार्टमेंट में जो रिएक्शन है वो बाहर वाले मीडियम से अलग हो रहे होते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब सिंपल ये है कि अगर मैं सेल को देखूं तो सेल एक ऐसा कंपार्टमेंट है, एक ऐसा चैम्बर है, इसके अंदर कुछ रिएक्शन हो रहे हैं। A कन्वर्ट हो रहा है B में, C कन्वर्ट हो रहा है D में, और कुछ रिएक्शंस बाहर होते हैं, यहां बाहर। मतलब क्या हुआ, सेल एक ऐसा डब्बा, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं। क्या होते हैं सर? रिएक्शंस होते हैं। कैसे रिएक्शन होते हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मेरी बात सुनो ध्यान से। सेल के अंदर कैसे रिएक्शन होते हैं? केमिकल रिएक्शन होते हैं? यस सर। बताओ। हाँ सर। सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको कोई नाम दे सकते हो? बताओ, जल्दी बताओ। सेल क्या है? एक चैम्बर है। कैसा चैम्बर है? एक बॉक्स है। उस बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है? कुछ केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं। ठीक है सर। वो केमिकल रिएक्शन किस तरीके के हैं? सर कोई चीज किसी में कन्वर्ट हो रही है। क्या उनको कोई नाम दे सकते हैं? बताओ जल्दी भाई, कोई नाम दे सकते हैं? हाँ सर, नाम दे सकते हैं। तो उन रिएक्शंस को हमने नाम दे दिया मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या नाम दे दिया हमने उनको? मेटाबॉलिक रिएक्शन दे दिया। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है बेटा? मेटाबॉलिक रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होते हैं जो किसके अंदर हो? केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड सेल। हाँ सर, अकरिंग इनसाइड सेल। सेल के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन को मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। और किसकी वजह से होते हैं? अकर ड्यू टू एंजाइम। किसकी वजह से होते हैं? एंजाइम की वजह से होते हैं। सर लिख लें क्या इसको? रुक जा 2 मिनट, रुक जा, मैं लिखने का टाइम दूंगा तुझे, 2 मिनट रुक। ठीक है, तो मैं तुझे बेटा एक सिंपल भाषा में ये समझा रहा हूं कि जैसे लाइफ जो थी, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, लाइफ पानी में आई थी कि लैंड पे आई थी? सर लाइफ पानी में आई थी। तो हुआ क्या था, सुन ध्यान से। हुआ क्या था, पानी के अंदर कुछ रिएक्शन चल रहे थे। जैसे मान लो T कन्वर्ट हो रहा है V में, कुछ रिएक्शन चल रहे थे। ठीक है सर, कुछ रिएक्शन इस कंपार्टमेंट में चल रहे हैं। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि सेल जो है, सबसे पहले सेल जो है वो पानी में, लाइफ आई पानी में, और मुझे यह समझना पड़ेगा कि ये पानी है, यहां चारों तरफ पानी है ऐसे,
और ये सेल बना था पहला। तो ये जो इसकी दीवार है जिसे मैं सेल मेम्ब्रेन कह रहा हूं, इस दीवार का वो नेचर होना चाहिए जो बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग कर सके। तो मैं अगर आपसे कहूं कि यार मेरे 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 साथ आप एक अपनी एक इमेजिनेशन बनाओ कि सेल आया कैसे। बेटा ड्रॉपर में ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अगर ड्रॉपर में ये जरूरी नहीं होता तो मैं नहीं पढ़ाता। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं ड्रॉपर में सिर्फ ये इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे इस बात को अगर इमेजिन नहीं कर पाएंगे तो बहुत सारी चीजों में फंसने लगेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ध्यान से सुने जो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, क्लियर है? कुछ बच्चे गुंजक के बेटा स्पैम कर रहे हो, मत करो, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। आप में से सुनना पड़ेगा मेरी बातों को ध्यान से। सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपको ये समझा रहा हूं बेटा कि हुआ क्या है, हमें कुछ आइडिया लेना पड़ेगा सेल का। सेल अगर 9th-10th में पढ़ाया जाता है तो एक यूनिट पढ़ाया जाता है, छोटी यूनिट जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। पर अगर आप हायर क्लासेस में जाते हो तो आपको सेल को समझना पड़ेगा एग्जैक्टली है क्या। हुआ क्या था, लाइफ सबसे पहले पानी में आई थी, तो पानी के अंदर भी कुछ केमिकल रिएक्शन चलते थे। तो हमने ये देखा कि एक ऐसी मेम्ब्रेन, एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया जिसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। अब जो रिएक्शन पानी में चल रहे हैं और जो अंदर चल रहे हैं उनमें कोई डिफरेंस है क्या? आप बताओ मुझे, उनमें कोई डिफरेंस है क्या? हाँ, डिफरेंस है। जो रिएक्शन बाहर चल रहे हैं उन रिएक्शन को कराने के लिए एंजाइम नहीं है, वो रिएक्शन थोड़ा स्लो हो सकते हैं। समझो ध्यान से सुने बेटा, वो स्लो हो सकते हैं, लेकिन जो सेल के अंदर चल रहे हैं वो रिएक्शन फास्ट होंगे। इसका मतलब उनको कराने के लिए किसी कैटलिस्ट की जरूरत है। तो मैंने यहां पर एक बात समझी कि यार एक पानी था, ओशियन था, उस ओशियन को, वो जो ओशियन है, जो समुद्र है, जो पानी है, वो बना कैसे था? आपने पढ़ा है एवोल्यूशन में, बड़े बड़े गड्ढे थे, बारिश हुई, पानी भर गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि इनके अंदर रिएक्शन चल रहे थे। रिएक्शंस क्यों चल रहे थे? क्योंकि उस वक्त तापमान 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। अब जो रिएक्शन चल रहे थे वो केमिकल रिएक्शन थे। तो क्या हुआ, एक ऐसे स्ट्रक्चर बन गए जिनके अंदर अलग केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि सेल एक चैम्बर और कंपार्टमेंट होता है। जैसे ये एक सेल है, ये एक चैम्बर है, ये देखो बेटा, ये एक चैम्बर है, इसके अंदर कुछ रिएक्शन हो रहे हैं, कुछ रिएक्शन बाहर हो रहे हैं। जो अंदर रिएक्शन हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, वो एंजाइम कराता है। तो उन केमिकल रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया? मेटाबॉलिक रिएक्शन नाम दिया। इसका मतलब यह हो गया कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहां होते हैं? सेल के अंदर होते हैं। कौन कराता है? एंजाइम कराता है। अब मेरे मन में एक सवाल ये उठता है, मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है कि अंदर और बाहर में रिएक्शंस में कोई फर्क है क्या? स्पीड का फर्क है, क्योंकि अंदर उन रिएक्शंस को कौन करा रहा है? एंजाइम करा रहा है। दूसरा, मुझे यह भी समझ में आएगा कि अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है। मतलब क्या हुआ? सेल के अंदर भी पानी है, ध्यान सुनेंगे बेटा, सेल के अंदर भी पानी है और बाहर भी पानी है। जो अंदर का पानी हमारे पास है सेल के अंदर, सुनना ध्यान से, सेल के अंदर जो पानी है हमारे पास उसे हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, और सेल के बाहर जो पानी है वो एक नॉर्मल वाटर है। तो हमने ये देखा कि सेल के अंदर के वाटर और बाहर के पानी को अलग करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर की जरूरत होगी जिसे मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो हम यहां पर आज क्या क्या पॉइंट सीख पा रहे हैं, सुनो। सबसे पहले, सेल कहां इवॉल्व हुआ? सेल पानी में इवॉल्व हुआ। दूसरी बात, सेल के अंदर कौन से रिएक्शंस होते हैं? सर, मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। सेल की जो ये मेम्ब्रेन है, ये किसकी बनी होनी चाहिए? किसी ऐसी केमिकल की जो क्या कर सके, बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को आपस में अलग कर सके। देखो बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो चीज है ना, ये मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी रहती है? लिपिड की होती है। किसकी बनी रहती है? लिपिड की बाइलेयर होती है। लिपिड की बाइलेयर होती है, ये रही। जैसे मान लो मैंने इसको लिख दिया लिपिड की बाइलेयर। ये क्या करती है? सुनना ध्यान से, बाहर और अंदर के रिएक्शंस को अलग करती है। क्यों ऐसा करती है? क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है बाहर और अंदर के पानी को अलग करती है। बाहर क्या है? नॉर्मल वाटर है, अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो आज आपने एक बात सीखी, अपने दिमाग में कि सेल एग्जैक्टली क्या होता है। सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस लगातार चलते रहते हैं। उन केमिकल रिएक्शंस को, ध्यान सुने, करवाता कौन है? एंजाइम। करवाता कौन है? एंजाइम।
उन एंजाइम, ध्यान से सुनो बेटा, उन एंजाइम से होने वाले रिएक्शंस को आप क्या बोलोगे? मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलोगे। ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। दूसरी बात क्या है, सेल की जो बाहर वाली दीवार है उसे क्या बोलोगे? बताओ जल्दी से बेटा, उसे क्या बोलोगे? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। उसे क्या बोलोगे? मेम्ब्रेन बोलोगे। क्या बोलोगे? मेम्ब्रेन बोलोगे। मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? सर लिपिड की बनी हुई है। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो मेम्ब्रेन लिपिड की है, ये देखो, इस मेम्ब्रेन को मैंने जूम कर दिया, ये चीज लिपिड है। इधर देख बेटा, इधर देख ध्यान से, ये एक लिपिड है, ये एक लिपिड है, ठीक है। इस लिपिड के बाहर की तरफ भी पानी है, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां की, इधर की बात कर रहा हूं। और इस लिपिड के अंदर ये जो मेम्ब्रेन है, ये वाली, देख बेटा मेरी बात समझ ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मेम्ब्रेन है ये वाली, इसको जूम करके दिखा रहा हूं। तो मैंने आपको यही चीज समझाने की कोशिश करी कि मेरे पास ये जो मेम्ब्रेन है, ये, इसको हम लिपिड बाइलेयर कह रहे हैं। इस मेम्ब्रेन को मैंने जूम करके बनाया, तो ये मेरे पास लिपिड है। इस लिपिड पर ये वाला जो पार्ट है ये फॉस्फेट होता है, तो फॉस्फेट की वजह से इसको हम कहते हैं फॉस्फेट होता है। तो इसलिए ये जो लिपिड है ये वाला, ध्यान सुनेंगे मेरी बात, देखो इधर देखो सारे बेटा, सारे इधर देखो, ये जो लिपिड है इसको हम इस तरीके से दिखा रहे हैं, ऐसे। तो इसमें क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है इसमें फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, इसलिए ये वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक क्या होता है भाई, कौन बताएगा? वाटर लविंग। और ये वाला पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक। तो हमने यहां से कुछ बातें सीखी। मैंने ये सीखा, ध्यान सुनेंगे भाई, ध्यान सुने, ध्यान सुने। आपने क्या समझना है, सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल? सेल का मतलब है एक ऐसा चैम्बर, एक ऐसा कंपार्टमेंट जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं। कोई डाउट है? कोई डाउट है इस बात में? नहीं सर। उसके बाद ये क्या है सर? मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन क्या करती है? अंदर वाले और बाहर वाले रिएक्शंस को क्या करती है? क्या करती है बताओ? क्या करेगी? अलग करेगी। ये मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड की बनी है। लिपिड की कैसी लेयर है? डबल लेयर है। तो इस डबल लेयर में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है? ये हाइड्रोफोबिक है। आप समझना ध्यान से, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है पानी को रिपेल करने वाला। ये वाला पार्ट, ये दोनों हाइड्रोफोबिक है। ये वाला पार्ट, ये हाइड्रोफिलिक है। तो आप देख सकते हो कि इस मेम्ब्रेन के इस तरफ और इस तरफ दोनों क्या है? हाइड्रोफिलिक है। और अंदर क्या है? हाइड्रोफोबिक है, जो पानी को, देख रहे हो ये वाली बात? ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ? तो मेम्ब्रेन का जो अंदर का हिस्सा है, ये वाला पार्ट जो है बेटा, ये हाइड्रोफोबिक है। इधर और इधर क्या है? हाइड्रोफिलिक है। ठीक है? अरे जल्दी बोलो भैया, बोलो ना। हाँ, तो हमने यहां पर क्या क्या सीख लिया? अब मैं जो पॉइंट्स पूछूंगा उसको समझना, मैं जो पॉइंट्स पूछूंगा बताना, उसको समझना आप ध्यान से। जो पॉइंट्स पूछूंगा उसको बताना कि सर समझ आया कि नहीं, मुझे आपसे अब ये बात जाननी है। चलो भाई आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, बताते चलना कि सारी बातें ठीक है। सर लिखा नहीं, मैं टाइम दे रहा हूं, एक बार रुक जा, भी दे रहा हूं टाइम। मैं लिख रहा हूं, सेल क्या है? सेल एक चैम्बर है। चैम्बर मतलब कंपार्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद इनसाइड सेल क्या है? इनसाइड सेल क्या है? वाटर है, ठीक है सर। उस वाटर में, ध्यान सुनिए बेटा, वो पानी है, उस पानी में, ध्यान सुनियो, पानी में कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। तो वो जो पानी है, उस पानी को मैंने साइटोप्लाज्म बोल दिया। इतनी बात समझ में आ रही है? तो साइटोप्लाज्म क्या है? वो पानी है सेल के अंदर का जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट चीज बेटा, केमिकल रिएक्शन अकर इनसाइड सेल, केमिकल रिएक्शन अकर इनसाइड सेल, अकर ड्यू टू, बताओ जल्दी से, अकर ड्यू टू एंजाइम। बेटा ये लिखना है, बिल्कुल लिखना है, क्योंकि रीड करोगे इसे। उसको हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे। अब मैं आपसे अगर एक बात बोलूं कि जो एंजाइम है, एंजाइम है, कैन एक्ट आउटसाइड सेल, ट्रू या फॉल्स? बताओ जल्दी से, क्या ये एंजाइम सेल के बाहर काम कर सकते हैं?
जल्दी बोलो, कैन एंजाइम एक्ट आउटसाइड सेल? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। इधर देखें ध्यान से, इधर देखें। इधर देखें भाई सारे बच्चे, ये क्या है सर? ये एलिमेंट्री कैनाल है तुम्हारी। एलिमेंट्री कैनाल का क्या मतलब है? तुम्हारा फूड पाइप है एलिमेंट्री कैनाल, सॉरी ईसोफेगस होता है फूड पाइप, ये तुम्हारी एलिमेंट्री कैनाल गट है। अब क्या हुआ, इस सेल ने एंजाइम यहां रिलीज कर दिए, उसने क्या किया, स्टार्च को तोड़ दिया ग्लूकोज में। किसने? एंजाइम ने। ये काम कर दिया। इसका मतलब जो एंजाइम है सेल के बाहर काम कर सकते हैं। यस। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आई, ध्यान सुने, यहां से मुझे एक बात समझ में आई कि सेल के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन सारे एंजाइम कराता है। यस, पर एंजाइम सेल के बाहर भी काम कर सकते हैं। यस। तो इसका मतलब यह हो गया, मैं यह बोल सकता हूं कि ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड सेल अकर ड्यू टू एंजाइम। पहली स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन अकर इनसाइड एंड आउटसाइड सेल, पर दोनों के लिए मुझे एंजाइम चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? बोलो, समझ आया? यस सर। तो हमें ये जो पॉइंट्स है ना बेटा, ये बहुत डीप बातें हैं आपके लिए, ये बहुत डीप बातें हैं जो आपने समझ के चलनी है, आपने समझ के चलनी है डीप बातें। ठीक है, ये डीप बातें बेटा आपने समझ के चलनी है। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं जो बोलने जा रहा हूं यहां पर ध्यान से देखो, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि एंजाइम बाहर भी काम कर सकता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल के बाहर काम कर सकते हैं, पर वो होंगे हमेशा एंजाइम की वजह से, और एंजाइम हमेशा सेल बनाएगा। एंजाइम हमेशा क्या बनाएगा? कौन बनाएगा? सेल बनाएगा। बहुत बढ़िया, ऐसा लिविंग वर्ल्ड में लिखा था। सही है सर। अच्छा, हमें यह बात भी समझ में आ गई, यह बात भी समझ में आ गई। उसके बाद मैं ये लिख रहा हूं कि सेल मेम्ब्रेन अब देखो, मेड अप ऑफ लिपिड, किसकी बनी है? लिपिड की बनी है। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड की। विच सेपरेट आउटर एंड इनर एनवायरमेंट, आउटर और इनर एनवायरमेंट को सेपरेट कर रहे हैं। समझ लो ध्यान से, मतलब क्या हुआ, ये जो सेल मेम्ब्रेन है बाहर और अंदर के एनवायरमेंट को क्या करती है? सेपरेट करती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद केमिस्ट्री का लेक्चर है। सर्वेश सर फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, वो बोल भी रहे थे। ठीक है, पर उनकी वैसे तबीयत खराब है, मैं आपको बता देता हूं, गला खराब है उनका बहुत बुरी तरीके से, पर वो क्लास लेंगे जहां तक मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो बेटा, इधर आ जाओ। तो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड विच सेपरेट आउटर एंड इनर एनवायरमेंट ऑफ सेल। इस बात में कोई डाउट? ठीक है। और लिपिड कौन सा है? लिपिड इज फॉस्फोलिपिड। हाँ भाई, कौन बच्चा बताएगा कि अगर किसी पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, उसे डाइपोल बोलते थे तुम, ऐसा कुछ होता था? पता नहीं, मुझे नहीं पता, उतनी फिजिक्स आती नहीं, पर मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि फॉस्फोलिपिड जो होता है वो कैसा होता है। वो उसमें क्या होगा बेटा? हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट दोनों होता है। इतने बात में अगर किसी को डाउट है तो पूछो। हम आगे जा रहे हैं। सर लिखने का टाइम दोगे? बिल्कुल दूंगा, क्लास में पूरा टाइम दूंगा। इसको नोट करो, पहले इसको नोट करो। हाँ, ज़्यूटेराइन पढ़ा था, सही है सर। जल्दी से नोट करेंगे बेटा, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट नोट करो। ठीक है, तो सेल एक चैम्बर होता है, कुछ रिएक्शन अंदर हो रहे हैं, कुछ रिएक्शन बाहर हो रहे हैं। बाहर और अंदर के रिएक्शन को कौन अलग कर रहा है? लिपिड की लेयर अलग कर रही है। ठीक है, लिपिड की लेयर अलग कर रही है। क्या यह समझ में आ रहा है? हाँ सर, यह समझ में आ रहा है, इतनी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नोट कर लो एक बार। दूसरी चीज हमने बोली है, ये रिएक्शन कौन करा रहा है? एंजाइम करा रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे आंसर करना, आपको लॉजिकली समझ में आएगी बात। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मान लो सेल के अंदर 10 रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है, क्या कोई ऐसा रिएक्शन हो सकता है जो बिना एंजाइम के हो? क्या कोई ऐसा रिएक्शन हो सकता है जो बिना एंजाइम के हो? यस और नो बताना बस, जल्दी।
रीजन सोच सकते हो, देखो तुरंत चैट में, मैं इसलिए कह रहा हूं लाइव है ये, रियल टाइम लाइव है, तुरंत दिख रहा है आपको चैट में। नहीं तो क्या होता है, वो रिकॉर्ड होके जब लाइव जाती है तो वो 30 सेकंड का गैप आता है तुम्हारे यस और नो में। ठीक है, नहीं होता बेटा, नहीं होता। मैं रीजन बताता हूं तुझे, मेरे को बात सुन। सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, वो केमिकल रिएक्शन मुझे तेज स्पीड से कराने, इसलिए एंजाइम चाहिए। अब मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूं, मान ले 10 रिएक्शन हो रहे हैं, कोई एक बिना एंजाइम के होगा तो उसकी स्पीड इतनी ज्यादा स्लो होगी, बाकी के रिएक्शन उसकी मदद से चल ही नहीं पाएंगे। भाई रिएक्शन सेल के अंदर आपस में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए रहते हैं। अगर कोई भी एक रिएक्शन मैं बिना एंजाइम के कराऊंगा, उससे क्या होगा, वो रिएक्शन इतना ज्यादा स्लो होगा जो बाकियों को अफेक्ट करने लगेगा। समझ में आ रहा है? बोलो, जल्दी बताओ। ठीक है, अब एक बच्चा पूछ रहा हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब। इधर देख, मेरी बात सुन। मान ले ये मार्कर है मेरे हाथ में, इसका ये वाला पार्ट पानी के साथ अट्रैक्ट होता है, उसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक। और एक ऐसा पार्ट जो रिपेल होता है उसे हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। ये चीज समझ में आई? नेक्स्ट पेज दिखा रहा हूं, क्या मेरी बात समझ में आई? मैं रिपीट कर देता हूं। मान लो कोई किसी किसी सेल के अंदर 10 रिएक्शन होते हैं, उनमें से सारे रिएक्शन एंजाइम करा रहा है, एक नहीं करा रहा, और वो 10 रिएक्शन क्या होंगे, जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो आप में से आप सबको घर में एक गाड़ी है, सब लोगों को उसी गाड़ी से ऑफिस जाना है, 5 लोग हैं, उनमें से 4 जल्दी तैयार हो गए, एक तैयार नहीं हुआ, एक ने 1 घंटा लेट है, तो पांचों लेट पहुंचेंगे कि नहीं? हाँ सर लेट पहुंचेंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पांचों आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे ही सेल के अंदर सारे केमिकल रिएक्शंस कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपस में रिलेट होते हैं। तो कोई भी रिएक्शन अगर बिना एंजाइम के कराओगे तो बाकी के रिएक्शन भी स्लो हो जाएंगे। सही है सर। फॉस्फोलिपिड क्यों लिया, सुन ध्यान से। फॉस्फोलिपिड क्यों लेते हैं? क्योंकि सब तरफ पानी है, तो यहां भी पानी है, यहां भी पानी है, तो फॉस्फोलिपिड का ये वाला पार्ट जो, देख मार्कर की तरफ देख, ये वाला पार्ट क्या है, वाटर लविंग होता है। इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, और अंदर वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है। ये मेम्ब्रेन क्या है, पानी को आर पार जाने नहीं देती, क्योंकि अंदर वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक है। समझ आया? बेटा लैग नहीं है, सही चल रहा है, मस्त आ रहा है एकदम, बच्चे देख पा रहे हैं। जल्दी करो, ये वाला नोट करो जल्दी से। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, डाइजेस्टिव सिस्टम में, एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन इंट्रासेलुलर है या एक्स्ट्रा सेलुलर है? सर ये क्या होता है? भाई सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है एलिमेंट्री कैनाल में, या सेल के बाहर? देखो सेल के बाहर हो रहा है, तो सेल के बाहर डाइजेशन कौन सा है? एक्स्ट्रा सेलुलर। तो तुम्हारे अंदर डाइजेशन कौन सा है? सर एक्स्ट्रा सेलुलर है। सोचो ध्यान से, देख रहे हो बेसिक किस लिए जरूरी है तुम्हारे लिए? बोलो, आ रहा है समझ? हां, अच्छा कौन सा है? एक्स्ट्रा। क्यों, बताएंगे बेटा। फर्स्ट फटाफट से फर्स्ट और सेकंड स्लाइड नोट कर लो। ये फर्स्ट स्लाइड है, फिर मैं सेकंड दिखा रहा हूं, और मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। आज आपको काफी सारे बेसिक्स पढ़ाऊंगा जो आपके लिए जरूरी है। सर पहली स्लाइड में आपने कुछ बताया था, वो क्या नाम है, कुछ आप कह रहे थे कि मतलब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होता है, ये बताया था, अभी बता देता हूं। शिवम मेरी बात सुन, एक बच्चा लिख रहा है सर थोड़ा फास्ट करा दो। आपके चाहे 500 नंबर है, आप ये लेक्चर प्लीज देखो, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, आपके दिमाग में कई बार गड़बड़ रहती है। फास्ट कराऊंगा मैं, मेरे को सिलेबस सबसे पहले खत्म करना है, टेंशन न लो। सिलेबस बहुत टाइमली खत्म होगा, लपेट के नहीं कराऊंगा, एक एक बेसिक चीज पढ़ाऊंगा। एग्जाम में तू बोलेगा कि सर आता है सारा, 100%, पर ईमानदारी से पढ़ा। नेक्स्ट स्लाइड नोट कर बेटा जल्दी से, तुझे ट्रस्ट करके पढ़ना पड़ेगा बेटा। ठीक है, हाँ नोट कर लो ये वाला, आगे चलते हैं। नोट करो जल्दी से, जल्दी करो भाई, नोट कर लो। लिख लिया? लिखो लिखो, जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिखो।
जल्दी बोलो। सही है, बढ़िया है। आ जाओ भाई, अगले आ जाओ। यहां तक नोट करने के बाद अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, बताना सर, मुझे बताना सर, बताओ क्या सवाल है आपके। ठीक है भाई। सर आपने ये बताया है, अभी 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 जस्ट बताया, जो हमें समझ में आया कि यहां इस तरीके से सब जगह पानी था, ऐसे पानी बना देते हैं। सही है सर। ये देखो भाई, ये इस तरीके से मैं पानी बना रहा हूं। लाइफ जो थी पहले पानी में आई थी। सर पानी बना दो एकदम चमचमाता हुआ पानी। बेटा ज्यादा परेशान होके मत पढ़ो, खुश होके पढ़ो, मजा आएगा। सारा कराऊंगा एकदम बेसिक से, एक एक चीज तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी, टेंशन नहीं लेना। और ये मेम्ब्रेन है, ठीक है सर। ये वाली चीज क्या है सर जी? ये मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन किसकी बनी है सर? मेम्ब्रेन बनी है किसकी? लिपिड की। और लिपिड कैसे काम करता है? बैरियर। व्हाट इज बैरियर? बैरियर क्या होता है? जो सेपरेट करता है किसको? सेपरेट आउटर एंड इनर एनवायरमेंट। कोई डाउट है यहां तक? अरे बोलो, चैट में यस नो लिखो भाई। यहां तक कोई डाउट है? सही है, बढ़िया, एकदम तुरंत चैट आ रही है, मस्त, एकदम मजा आ गया। चैट एकदम फास्ट आ रही है, बहुत मजा आ रहा है। अब सुन लो ध्यान से, आगे सुनो। अब सुनना ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि कुछ रिएक्शन इसमें हो रहे हैं। ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, बी कन्वर्ट हो रहा है सी में, इसको एंजाइम करा रहा है। सही है सर, इसको एंजाइम करा रहा है। ठीक है सर। अब यहां पर मुझे दो चीजें चाहिए। पहला, मुझे कुछ ऐसा चाहिए, मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि जो बाहर से चीजों को अंदर मूव करा सके। मतलब क्या हुआ? इस मेम्ब्रेन पर कोई ना कोई ऐसी जगह हो जहां से चीजें बाहर से अंदर मूव कर सके। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई जब तक अगर सेल के अंदर कुछ चीजें नहीं जाएंगी तो सेल मर जाएगा ना। तो मुझे बाहर से चीजें अंदर मूव कराने के लिए, बाहर से चीजें अंदर मूव कराने के लिए कुछ गेट चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि मेम्ब्रेन पर कुछ गेट होने चाहिए। मेम्ब्रेन जो है ना, मेम्ब्रेन पर क्या होने चाहिए? नीड सम गेट। अच्छा सर, गेट कौन से लगाओगे? लगा दो। ये जो गेट है ना बेटा, ये प्रोटीन के चैनल होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रोटीन के चैनल और पंप होते हैं। और इनको आप किस पे लगाओगे? मेम्ब्रेन पे लगा दो, ताकि चीजें इनसे अंदर जा सके। जैसे मान लो ग्लूकोज है, उसको अंदर लेकर जाना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर मुझे सेल को जिंदा रखना है तो मेम्ब्रेन पर मेरे पास गेट होने चाहिए, गेट या चैनल होने चाहिए। इन चैनल से दो फायदा होगा। क्या फायदा होगा बताओ? क्या फायदा होगा? सुनना ध्यान से। पहला मेरे पास देखो, ध्यान सुनेंगे। इस चैनल से दो फायदे होंगे। पहला, मेरे पास कुछ चीजें मूव करेंगी, सम सब्सटेंस मूव इनसाइड। चलो सर अंदर मूव कर देते हैं। सही है सर। दूसरा फायदा क्या होगा? बेनिफिट क्या है वो लिख रहा हूं। अरे दिख रहा है, बेनिफिट ही होगा। दूसरा क्या होगा? कंट्रोल कर सकते हैं विच सब्सटेंस मूव। अच्छा ऐसे कैसे? अभी बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे इस बात को। सुन लो ध्यान से, मैंने क्या समझाया। सर क्या समझाया बता दो फिर से। सर आपने समझाया कि ये प्रोटीन का चैनल है, इससे ग्लूकोज अंदर चला गया। ये प्रोटीन का चैनल है, इससे कुछ और चीज अंदर चली गई। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है, इसमें से चीजें अंदर नहीं जा सकती आसानी से। तो मेम्ब्रेन एक तरह का बैरियर है, उससे चीजें बाहर की अंदर नहीं जाएगी, अंदर की बाहर नहीं जाएंगी। लेकिन मेरे पास चैनल होता है। इस चैनल का बेनिफिट ये होता है कि कुछ चीजें अंदर चली जाती हैं जिसकी जरूरत है बाहर से। दूसरा, हमारी मर्जी भी चलती है। मतलब मैं अगर आपसे कहूं, ध्यान से सुनना, मैं आपसे कहूं कि मान लो एक सेल है, सेल के बाहर आपने ग्लूकोज रख दिया, सेल के बाहर आपने रख दी कोई और शुगर, रख दो ग्लूकोन एस्प्रिन रख दो, या उसके बाहर आप रख दो टेट्रासाइक्लिन रख दो, ये 3-4 केमिकल रख दो। उनसे होगा क्या? अगर ग्लूकोज का गेट है
तो ग्लूकोज अंदर जाएगा। एस्पिरिन का गेट नहीं है तो नहीं जाएगा ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब सेल बना था वो एक चैम्बर बना था, सही है सर, उसके अंदर रिएक्शन होते थे, ये भी बढ़िया है। तो सेल से बाहर, अंदर और बाहर चीजें जब मूव करती हैं उसके लिए हमने गेट लगा लिया। गेट के दो फायदे, पहला, गेट जो है किसी पर्टिकुलर चीज को जाने देगा, दूसरा, जिस चीज का गेट नहीं है वो सेल के अंदर नहीं जा सकती। समझ आया बेटा? सेकंड स्लाइड मैंने हर सही टाइम के लिए दिखाई थी, आप प्लीज थोड़ा इतना तो जल्दी लिखोगे, ऐसा नहीं है, गलत बात है। अरे समझ आया? इसका मतलब यह है कि अगर कोई सेल है उसके बाहर क्या चीज प्रेजेंट है, वो अंदर जाएगी नहीं जाएगी, वो किस पे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा कि उस पे कौन सा गेट है। जल्दी बोलो, मैं क्या समझा रहा हूं एक बार रिपीट कर देता हूं फिर से देखो। मेरे पास ये सेल मेम्ब्रेन है, हां सर। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? सेल मेम्ब्रेन लिपिड की डबल लेयर है। सर डबल लेयर का क्या मतलब है? ये देख बेटा, डबल लेयर मतलब एक लिपिड ये रहा, एक लिपिड ये रहा। इसका पानी का लविंग वाला पार्ट देख बेटा, यहां पर बाहर की तरफ है, इसमें भी बाहर की तरफ है पानी लविंग, है ना। और हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी को रिपेल करता है, अंदर की तरफ है। सर ठीक है, उसके बाद क्या बताया आपने? उसके बाद आपने लिखा कि ये मेम्ब्रेन जो है बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग करती है। मेरे पास गेट होते हैं। गेट किसके बने हैं? प्रोटीन के। वो क्या करते हैं? कुछ चीजों को अंदर ले जाते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं? कुछ चीजों को वो क्या कंट्रोल कर सकते हैं। मान लो जिसका गेट नहीं है वो जाएगा ही नहीं। मतलब पॉइंट ये है बेटा, आपको समझना पड़ेगा। देखो पॉइंट ये है कि ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये वाली मेम्ब्रेन, ये अंदर और बाहर के एनवायरनमेंट को अलग करती है, सही है सर। अब क्या है कि चीजें अंदर चाहिए ना, तो हमने क्या किया है, इस तरीके के गेट लगा दिए। ये क्या है बेटा? ये इस तरीके के हमने गेट लगा दिए। ये गेट किसके बने हुए हैं? ये गेट प्रोटीन के बने हुए हैं। किसके बने? अलग केमिकल है। उससे क्या होगा? उससे चीजें अंदर जा सकती है। पर ये गेट क्या होता है बेटा? जैसे मान लो जो चैनल है, वो चैनल क्या होता है, किसका बना हो सकता है? चैनल स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए होगा। मान लो ग्लूकोज का चैनल है, जैसे मान लो ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर यहां पर मैंने क्या रख दिया, एक केमिकल रख दिया जिसका नाम एस्प्रिन है। अब एस्प्रिन एक केमिकल है, इसका ना ये चैनल एस्प्रिन का, ना ये चैनल एस्प्रिन का, तो एस्प्रिन सेल के अंदर नहीं जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि चैनल जो है, जो चैनल है उसका क्या बेनिफिट है? पहला, वो कुछ चीजों को अंदर मूव करती है। दूसरा, वो कंट्रोल कर सकती है कि कौन सी चीज अंदर जाएगी। सही है? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? तो यहां पर मुझे एक बात समझ में आ गई कि मेम्ब्रेन जो होती है बेटा, मेम्ब्रेन जो होती है, मेम्ब्रेन वो प्रेजेंट होती है सभी सेल में, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल। मैं यहां पर लिविंग इसलिए कह रहा हूं कि जिस सेल में मेम्ब्रेन नहीं होती वो काम नहीं कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि कोई चीज अंदर बाहर उसमें मूव नहीं कर रही है। दूसरा क्या है? मेम्ब्रेन हैव चैनल, ठीक है, मेम्ब्रेन हैव चैनल, जो किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के। जो क्या करता है? कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। यहां तक समझ में आ रही है भाई? अब यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं बताओ? जल्दी 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 फास्ट। यहां तक बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ। यहां तक बात समझ में आ गई? जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट फास्ट। जल्दी बोलो बच्चे। रिवाइंड का ऑप्शन मैं तुझे कर दूंगा तो उससे करेगा क्या? लाइव क्लास छोड़ के पीछे जाएगा? जो पढ़ा रहा हूं ध्यान से पढ़ना बेटा, समझ आएगा। लॉजिकली पढ़ा रहा हूं सारा, इतनी चीज समझ में आ गया। मैं तेरे से एक चीज पूछता हूं, ध्यान से सुन। इसके अलावा ध्यान से सुनिए, अगला पॉइंट सुन, अगला पॉइंट सुन। इसके अलावा
अब मुझे ये चीज समझ में आ गई कि मेरे पास ये चैनल है प्रोटीन के बने हुए, इनसे चीजें अंदर मूव करती हैं, तो मेरे पास किसी भी सेल में मेम्ब्रेन होगी, ये होगा। इसके अलावा मेरे पास क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। ये डीएनए क्या करता है? सारी चीजों को कंट्रोल करता है, क्योंकि सेल लिविंग है ना। मेरी बात समझो ध्यान से बेटा, फिर से कह रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, सुन लो ध्यान से। आपको मैं आज एक कुछ बेसिक ऐसी चीजें पढ़ा रहा हूं जो आपकी सोच के लिए बहुत जरूरी है। आप ड्रॉपर में जा रहे हो, ड्रॉपर बैच लेके पढ़ रहे हो, इससे आपके बेसिक्स डेवलप होंगे। मैंने आपको यह समझाया कि सेल एक कंपार्टमेंट होता है, एक चैम्बर होता है। सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है। ये मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है। लिपिड एक ऐसा केमिकल है जिसमें से पानी आसानी से आर पार नहीं जाता। मान लो पानी चला भी जाए, लेकिन कौन सी चीज आर पार नहीं जाती? जो पानी में घुली होती है। इसका मतलब यह है कि यह मेम्ब्रेन पॉलीथीन की तरह काम करती है, बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट के पानी को अलग करती है। सेल के अंदर का जो पानी है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। उस केमिकल रिएक्शन का नाम मेटाबॉलिक रिएक्शन है। उन्हें हमेशा एंजाइम कराता है। एंजाइम क्या होता है जो इन रिएक्शंस को कराएगा? एंजाइम सेल के बाहर भी काम कर सकते हैं। इसका मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल के बाहर भी हो सकता है, पर होगा हमेशा एंजाइम की वजह से। फिर हमने ये सोचा कि जब सेल मेम्ब्रेन किसी को बाहर से अंदर आने नहीं देगी या अंदर से बाहर जाने नहीं दे रही है, कोई भी ऐसी चीज जो पानी में घुली हो, तो अगर मुझे कोई ऐसी चीज लानी है तो मुझे गेट की जरूरत पड़ेगी। गेट मतलब एक रास्ते की जरूरत पड़ेगी। वो रास्ता और वो गेट क्या होता है? चैनल होता है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि चैनल हमेशा प्रोटीन के ही क्यों बने हैं? क्योंकि प्रोटीन होती है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी से आप अलग अलग शेप के वो बना सकते हो खिलौने। हाँ, ऐसे ही प्रोटीन से अलग अलग शेप बन सकती हैं, क्योंकि चैनल की अपनी पर्टिकुलर शेप होती है, उसी के हिसाब से चीजें जाती हैं। तो प्रोटीन एक ऐसी चीज होती है जो अलग अलग शेप बना सकती है, शेप के अकॉर्डिंग काम करती है। इसीलिए सेल के अंदर सबसे ज्यादा काम प्रोटीन कर रहा होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? प्रोटीन का काम होता है अलग अलग शेप बना लेना, उसके अकॉर्डिंग काम करना। क्लियर है? बताओ जल्दी से, क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझ में आया है? बताओ जल्दी से, यहां तक समझ में आया? अगर आपसे क्वेश्चन दे कोई कि मैक्सिमम फंक्शन, देखो बहुत सारे बेटा क्वेश्चन जो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं उससे बन जाएंगे। देखो आप क्यों मात खाते हो कई बार बायो में? क्योंकि आपके बेसिक्स वीक होते हैं। देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैक्सिमम, देखो एक क्वेश्चन ये बन गया, मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म बाई ए लिपिड, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन, डी न्यूक्लिक एसिड। मैं आपको जरा पोल का भी ऑप्शन देता हूं, एक बार देखें जरा, पोल चेक करेंगे। आया पोल? जल्दी बताओ। अरे पोल आया, इसलिए चाहिए पोल। इसलिए बेटा लाइव का ऑप्शन चाहिए। मोहम्मद रफीउद्दीन बेटा, आपने अभी ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया? आप क्लास टाइम पे नहीं करोगे? आप ऑफलाइन में जाते तो क्लास टाइम पे नहीं जाते? आप में से सभी बच्चे प्लीज क्लास टाइम पे अटेंड करो, क्योंकि लाइव का फायदा ही नहीं है, फिर तो रिकॉर्डेड देखा करो। पॉइंट ये है कि पोल तुरंत आएगा, इससे फायदा होगा जब मैं पोल कराऊंगा तुरंत आ जाएगा। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल इसी की वजह से तो होती है, प्रोटीन की वजह से। सी आएगा आंसर, सी आएगा। एक बच्चा लिख रहा है सर सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, नहीं, प्रोटीन की वजह से होती है। सी आएगा, जल्दी करो जल्दी। हाँ सी आएगा आंसर, सही है? हाँ बिल्कुल सही है। तो मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल, इधर देखो भाई, मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल, यस।
मेम्ब्रेन हैव चैनल्स जो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब क्या होता है बेटा, सेल को कंट्रोल की जरूरत है, सेल नीड कंट्रोल, ठीक है, और उस कंट्रोल को कौन देता है, डीएनए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनेंगे बेटा। सेल के अंदर, इनसाइड सेल हमारे पास काफी सारे रिएक्शंस हो रहे हैं। यहां तक समझ में आ रहा है, जल्दी बोलो। इनसाइड सेल काफी सारे रिएक्शंस हो रहे हैं बच्चे। सबसे ज्यादा काम प्रोटीन करती है क्योंकि सबसे ज्यादा शेप उसका होता है। तो सेल हैव मैनी रिएक्शन अकरिंग, ठीक है। तो ऑल रिएक्शंस एंड प्रोसेस नीड कंट्रोल। तो सेल के अंदर जो चीजें कंट्रोल करता है, ऐसा कुछ चाहिए ना भाई। देखो सबसे पहले सेल क्या है, चैम्बर है। चैम्बर के अंदर क्या हो रहे हैं, रिएक्शन हो रहे हैं। अब उन रिएक्शंस को हमने केमिकल रिएक्शन कह दिया। अब मैं ये कह रहा हूं क्या सेल के अंदर कुछ ऐसा होता है जो सारी चीजों को कंट्रोल करेगा? हाँ वो होता है। और वो कंट्रोल क्या है, दैट कंट्रोल इज बाय डीएनए। वो कंट्रोल कौन है, वो डीएनए है। इसका मतलब यह हुआ कि हर एक सेल में एक तरह का कंट्रोल होता है। कंट्रोल का मतलब जो चीजें कंट्रोल करेगा, सारा प्रोसेस वही बताएगा कैसे होना है सेल के अंदर, और वो सब कौन है, डीएनए। अब डीएनए क्या है एग्जैक्टली? डीएनए तो धागा है। उसमें क्या है, उसमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। मेरी बात ध्यान से सुने बेटा, सब लोग मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुने। डीपीपी तुम्हें कहां मिलेगी, आज एक वीडियो डाल रहा हूं टेलीग्राम पे, ध्यान से देख लेना, सारी चीजें कहां मिलेंगी। परेशान मत हो, इधर पढ़ो भले। ये मान लो तुम्हारे पास पेज है, ध्यान सुनो, ये तुम्हारे पास पेज है, ठीक है सर। ये पेज डीएनए है। इस पेज पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि सेल के अंदर क्या करना है। दिमाग बैठाओ अपने। सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, वो एग्जैक्टली एक ऐसा थ्रेड होता है, एक धागा होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी है कि सेल के अंदर कब क्या होगा। तो हर एक सेल में डीएनए होना जरूरी है। सर आरबीसी में नहीं होता, पर वो इंफॉर्मेशन से क्या काम करना है वो बता के जाता है, ठीक है। क्लियर है? जल्दी बोलो बेटा, स्पैम मत करो जो बच्चे कर रहे हैं, मैं मना कर रहा हूं। टेलीग्राम का लिंक आपको पता है, हमारा ऑफिशियल चैनल है, उसका टेलीग्राम है, आप देख लोगे, वहां मैं डाल दूंगा, वहां पे एक वीडियो डाल दूंगा प्रॉपर तरीके से, वहां से देख लेना। यूट्यूब पे भी डाल देंगे। पहले इधर समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आपसे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी सेल में डीएनए का होना जरूरी है। आरबीसी में डीएनए नहीं होता, इसका मतलब ये है, जैसे मान लो ऐसा कुछ है कि डीएनए एक तरीके से एक बुक का पेज है या बुक है पूरी, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी है कब क्या करना है। ये चीज समझ में आ रही है? तो डीएनए एक तरह की गाइड है, डीएनए एक तरह का क्या है, कंट्रोल है, जो सब चीजों को कंट्रोल करता है। और वो कैसे करता है, प्रोटीन बनवा के। डीएनए कैसे काम करता है, जैसे मान लो मैं कहता हूं ना कि भाई मैं कह रहा हूं कि मैं मेन कंट्रोल करूंगा, तो मैं कह रहा हूं कि तुम जाओ चाय ले आओ, तो भाई मैं जिसको चाय लेने जाने का काम तो वो कर रहा है ना, पर कंट्रोल मैं कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं डीएनए क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये जो डीएनए होता है ना, ये जो डीएनए, ये एक धागा होता है और वो सभी तरह के सेल में मिलेगा। और वो कैसे काम करता है, प्रोटीन बनवा के। इसका मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से। इसका मतलब ये होता है कि सारे सेल में ऑल टाइप ऑफ सेल शुड हैव डीएनए। लेकिन जिन सेल में डीएनए नहीं है उनमें क्या, तो उनमें डीएनए से कुछ बनाकर कुछ इंफॉर्मेशन छोड़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो आज तुम्हारे घर पे अभी पेरेंट्स हैं, उनको कहीं बाहर जाना था, उन्होंने एक पेपर पे लिखकर तुम्हें बता दिया कि भाई तुम ये कर लेना। ऐसे ही क्या होता है, आरबीसी का डीएनए शुरुआत में होता है, बाद में हट जाता है। वो कुछ आरएनए या प्रोटीन बनाकर छोड़ जाता है, तुम ये कर लेना। ये बात समझ में आ रही है? ये क्लियर है? तो सेल में डीएनए होना जरूरी है। अगर नहीं है तो क्या, तो वो कहीं ना कहीं कुछ इंफॉर्मेशन छोड़ के जाता है। समझ में आया? जैसे सीव ट्यूब है, तो सीव ट्यूब में अपना डीएनए नहीं है, पर उसे कंट्रोल कौन कर रहा है, कंपेनियन सेल कंट्रोल कर रहा है। तो किसी भी सेल में क्या काम चलेगा वो डीएनए से ही कंट्रोल होता है। लेकिन अगर डीएनए नहीं है तो उसमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होती है। तो इसका मतलब यह, अगर आपको नीट में क्वेश्चन आ जाए आरबीसी में डीएनए होगा, आप कहोगे नहीं। प्रोटीन होगी, आरएनए होगा, हो सकता है, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से बनती है प्रोटीन। अरे कुछ समझ में आ रहा है?
हाँ ना तो बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? तो ऑल टाइप ऑफ सेल पे क्या होना चाहिए? डीएनए होना चाहिए। तो मेरे को कुछ कुछ पॉइंट्स नोट करो जल्दी से, ये नोट करो, स्लाइड जल्दी जल्दी फास्ट। बेटा बेसिक नहीं ठीक करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि आरबीसी में आरएनए होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि डीएनए काम ही कैसे करता है? डीएनए काम करता है प्रोटीन बनवा के। मतलब मैं आपसे कहूं कि डीएनए तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, वो खुद काम नहीं करता, वो प्रोटीन बना के काम करता है। क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ बेटा। जल्दी जल्दी, ठीक है सर, बढ़िया है, आगे चलो, आगे चलो। यहां तक नोट कर लिया? पहले बताओ चैट में, बताओ नोट करा कि नहीं, लिख लो पहले सारे। बेटा वायरस में डीएनए तो होता है, पर वायरस में उस डीएनए के काम करने के लिए चीजें नहीं है। जैसे मैं तेरे से फिर बोलता हूं, मान ले तुम घर में हो, तुम्हारे घर में सब तुम्हारा ऑर्डर सब मानते हो, तुम्हारे घर में 10 नौकर हैं, वो काम करते हैं। आज नौकर छुट्टी पे है ही नहीं, तुम कह रहे हो कि ये कर दो, कौन करेगा? होगा ही नहीं काम। ऐसे ही मान लो वायरस में डीएनए है, लेकिन वहां पर साइटोप्लाज्म नहीं है, वहां पर एंजाइम नहीं है, वहां प्रोटीन नहीं बनेगी, तो काम कैसे होगा? होगा ही नहीं। तो डीएनए क्या है बेटा? डीएनए ऐसा थोड़ी कि बिना साइटोप्लाज्म के काम कर लेगा, नहीं, उसे साइटोप्लाज्म चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे 2-3 पॉइंट समझ में आ रहे हैं। मुझे यह समझ में आ रहा है कि अगर मेरे पास कोई सेल है, चैट में बताओ जल्दी से, अगर लिख लिया है तो आगे चलेंगे, लिख लिया है तो आगे चले, हाँ लिख लिया है तो आगे चलेंगे बेटा, जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे, ठीक है। चैट में बता दो लिख लिया है, यस। एक तो इतना गधा बच्चे हैं 2-3, लाइव क्लास में फॉरवर्ड कैसे करेगा? और मुझे एक चीज बता जरा, देखते हैं ऑप्शंस को कैसे कर सकते हैं, पर स्टिल मैं बोल रहा हूं, अगर तू लाइव क्लास 11 बजे की है, 11 बजे ज्वाइन नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता भाई? फिर क्यों पढ़ रहा है ड्रॉपर में? मत पढ़। तुझे ये समझ में नहीं आ रही मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं अपने आप को थोड़ा सा ऐसा बनाओ कि हमें करनी है क्लासेस। अगर क्लास नहीं करेगा बेटा तो कैसे चलेगा? बता, मेहनत करनी है तुमने, ठीक है? हाँ लिख लिया, मैं टाइम दे तो रहा हूं तेरे को। कैसे डाउट आएगा? डाउट पूछ चैट में, चैट में तुरंत बताऊंगा। इधर आ देख, क्या क्या फीचर है, सुन ले ध्यान से। सेल हैव फॉलोइंग फीचर, क्या क्या फीचर? इधर देख ध्यान से बेटा, क्या क्या फीचर है। सबसे पहले सेल में क्या क्या होना चाहिए? सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। सर ठीक है, हमने सेल मेम्ब्रेन लिख दी। दूसरा, प्रोटीन के चैनल या कई बार पंप हो सकते हैं, दोनों प्रोटीन के बनते हैं। तीसरा, हमारे पास क्या होना चाहिए? साइटोप्लाज्म होना चाहिए जिसमें केमिकल रिएक्शन हो और एंजाइम प्रेजेंट हो, केमिकल रिएक्शन और एंजाइम प्रेजेंट हो, ये थर्ड है। फोर्थ, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्रोटीन चैनल और पंप है, फिर हमारे पास साइटोप्लाज्म है। ध्यान सुनेंगे बेटा, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्रोटीन चैनल और पंप है, फिर हमारे पास साइटोप्लाज्म है, ये हो गया। अब जरा और सुनो ध्यान से, और सुनो, और सुनो। तो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं सर? और बता देता हूं, और हमारे पास डीएनए होना चाहिए। डीएनए क्या होगा? डीएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर है। इंफॉर्मेशन क्या है? स्टोर है। किस लिए? फॉर कंप्लीट फंक्शन ऑफ सेल। कंप्लीट फंक्शन ऑफ सेल, किसी भी सेल के कंप्लीट फंक्शन के लिए इंफॉर्मेशन किसमें स्टोर है? डीएनए में स्टोर है। क्या ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है सर। इसके अलावा क्या चाहिए? इसके अलावा क्या होता है बेटा, सुनना ध्यान से। इसके अलावा डीएनए क्या करता है? डीएनए बनाता है आरएनए। मतलब डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है, डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है? कॉपी होती है। कॉपी किसमें होगी? आरएनए में। आरएनए क्या बनाता है? आरएनए बनाता है प्रोटीन,
और ये प्रोटीन फंक्शन करती है, प्रोटीन फंक्शन करती है। आरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? राइबोसोम चाहिए। तो राइबोसोम क्या है? एक ऑर्गेनल है। क्या है? ऑर्गेनल है। मेरी बात समझो ध्यान से, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं डीएनए से आरएनए, मतलब क्या हुआ? ये डीएनए है, तो इस डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है वो किसमें कॉपी होती है? वो आरएनए में कॉपी होती है। फिर उस आरएनए से हम क्या बनाते हैं? उस आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? ये प्रोटीन बना दी मैंने, देखो ये रही प्रोटीन, ये रही प्रोटीन, देखो भाई ये प्रोटीन है मेरे पास, मान लो। इस प्रोटीन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? राइबोसोम चाहिए। तो इसका मतलब कौन सी ऑर्गेनल सारे सेल में मिलेगी? राइबोसोम मिलेगी। अरे यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो। तो ये चीजें सारे सेल में होनी चाहिए। क्या क्या? सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। फिर प्रोटीन चैनल होने चाहिए, फिर साइटोप्लाज्म होना चाहिए, फिर डीएनए होना चाहिए, फिर डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। क्या ये क्लियर है? जल्दी बताओ, क्या ये क्लियर है? जल्दी बोलो बेटा। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। हाँ, क्या ये, सुनो, साइटोप्लाज्म होगा क्योंकि केमिकल, मैं एक बार सारी चीजें रिवाइज कर देता हूं, सुनना ध्यान से, फिर से रिपीट कर रहा हूं। तुम्हारे पास सेल क्या क्या चाहिए? सर सेल मेम्ब्रेन चाहिए, सही है सर, ठीक है। उसके बाद ए को बी में कन्वर्ट कर रहा हूं, क्या चाहिए? सर एंजाइम चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए? मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा। अब ये हो गया डीएनए, ध्यान दो, ये डीएनए है। डीएनए की इंफॉर्मेशन को कॉपी करते आरएनए में, ये बना दिया आरएनए। अब आरएनए से हमारे पास प्रोटीन बनती है, ये बना दी हमने प्रोटीन। प्रोटीन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? राइबोसोम चाहिए। ये समझ में आ रहा है? बोलो जल्दी। तो आरबीसी में राइबोसोम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हो, छोटी ऑर्गेनल होती है, पर ईआर नहीं होगा, गोल्जी बॉडी नहीं होगा। क्या ये चीजें समझ में आ रही है? क्या ये चीजें समझ में आ रही है? जल्दी बताओ। मैं आपसे पूछूं आरएनए क्या होता है? बेटा डीएनए एक बुक होती है, तुम्हारी हर एक सेल में डीएनए कैसा है? एक इंफॉर्मेशन स्टोर करके, धागा होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखा हुआ है, उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है, कब क्या करना है, उस इंफॉर्मेशन की फोटोकॉपी होती है आरएनए, फोटोकॉपी होती है आरएनए। उस आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं, और उसको बनाता कौन है? राइबोसोम। इसका मतलब ये हुआ, आपको ये चीज अपने दिमाग में बैठानी है कि किसी भी सेल में ये सारी चीजें होनी जरूरी हैं, तभी वो जिंदा है, नहीं तो वो सेल नहीं है। मान लो उसमें मेम्ब्रेन नहीं होगी, वो डेड हो जाएगा, क्योंकि चीजें बाहर से अंदर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अगर उसमें प्रोटीन का चैनल नहीं है तो फिर मेम्ब्रेन, देखो मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल इस चैनल वगैरह की वजह से कहते हैं। साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो अगर आपसे मैं कहूं कि फाइबर जो है, फाइबर डेड सेल्स होते हैं, वो क्यों? क्योंकि उनमें साइटोप्लाज्म नहीं होते। अगर मैं आपसे कहता हूं कि डीएनए नहीं है तो सेल का कोई काम नहीं, क्योंकि मेरी बात समझना ध्यान से, डीएनए पूरी इंफॉर्मेशन कंट्रोल करता है। मान लो किसी सेल में से डीएनए आपने हटा दिया, ये डीएनए को आपने हटा दिया, पर वो आप तभी करोगे जब उसने आरएनए और प्रोटीन बना रखी हो, नहीं तो सेल का कोई फायदा ही नहीं है। अब ये चीज समझ पा रहे हो कि नहीं? तो डीएनए तो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। उसके अलावा मान लो किसी सेल में नहीं है, जैसे आरबीसी और सीव ट्यूब में नहीं है, तो सीव ट्यूब में उसका काम कौन कर रहा है? कंपेनियन सेल कर रहा है। और उसमें कौन कर रहा है? मान लो आरबीसी में कौन कर रहा है? उसने पहले से आरएनए बना लिया, प्रोटीन बना ली। ये समझ में आ रहा है?
तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है। राइबोसोम क्या करती है? राइबोसोम प्रोटीन बनवाती है। तो राइबोसोम एक ऑर्गेनल है। ऑर्गेनल क्या होता है बेटा? सेल के अंदर किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है उसे ऑर्गेनल कहते हैं। बेटा अभी iOS में नहीं है ऐप हमारा, ठीक है। ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया जरूरी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया जरूरी नहीं है, पर एटीपी हो सकता है किसी और तरीके से बन जाए। मान लो मैं कहता हूं क्या सारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है? नहीं होता। प्रोकैरियोट में नहीं होता। पर क्या सारे सेल में एनर्जी की जरूरत है? हां। तो वहां ग्लाइकोलिसिस से बन जाएगी। समझो मेरी बात। तो ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा एनर्जी बनाने वाला प्रोसेस है जो किसी ऑर्गेनल में ना होके साइटोप्लाज्म में होता है। तो क्या सभी सेल को एटीपी चाहिए? यस। क्या सभी सेल को माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए? नो। आ रहा है समझ? जल्दी 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 फास्ट। जल्दी बताओ। जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो। चलो, पंप क्या होता है बेटा? पंप। अब आओ, जो आपको कुछ चीजें बतानी है। यहां तक अगर नोट कर लिया है तो जल्दी बताओ। अगर यहां तक सारा समझ में आ गया है तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, मुझे बताना कि आपको चीजें समझ में आई हैं कि नहीं। क्वेश्चन 1 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है दोनों। क्वेश्चन 2 भी स्टेटमेंट वाला है। इसमें क्या कर रहा हूं मैं? ओनली S1 करेक्ट। बी है ओनली S2 करेक्ट। सी है बोथ S1 एंड S2 करेक्ट। और डी है बोथ रॉन्ग। अब जरा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, बताना। सबसे पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, ऑल लिविंग सेल हैव ऑर्गेनल। ठीक है। दूसरा मैंने क्या लिखा है? फाइबर इज डेड सेल नॉट हैव मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। और ये सच बात है कि जो जो फाइबर होते हैं ना, जाइलम फाइबर और फ्लोएम फाइबर, उनके अंदर ना मेम्ब्रेन होती है ना साइटोप्लाज्म होता है, और वो डेड सेल्स होते हैं। देख लो जरा, बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा भाई, चैट में लिखो। चलो पोल कराते हैं, देखें आप में से कितने बच्चे पोल करते हैं फटाफट से। जल्दी। आया? जल्दी बताओ। हाँ सर, सही है, सही है, सही है, सही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सी आएगा बेटा, दोनों ठीक है भाई। ऑर्गेनल होना जरूरी है, चाहे राइबोसोम हो, और फाइबर क्या है? डेड सेल है। दोनों ठीक है बेटा, डेड सेल है क्योंकि ना उसमें मेम्ब्रेन होती है ना साइटोप्लाज्म होता है। याद रखो बच्चे कि जो डेड सेल्स होते हैं ना, जैसे जाइलम फाइबर वगैरह, उनमें मेम्ब्रेन भी नहीं होती ना साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, क्लियर है ना? पोल आया था नहीं आया था? यस नो बताओ। अरे पोल आया था तुम्हारा? कैसी बात कर रहे हो? आया था। ठीक है, चलो और एक और क्वेश्चन लिख देते हैं। channels are present on membrane and inside cytoplasm. दूसरा, डीएनए स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर सेल। बताओ भाई, इसमें से बताओ आंसर क्या आएगा? जल्दी चैट कर देते हैं, पोल करते हैं, जल्दी करो।
आ गया होगा बेटा, बी आएगा। सुनो ध्यान से, पहला गलत है। जो चैनल्स हो सकते हैं सिर्फ मेम्ब्रेन पर होते हैं, साइटोप्लाज्म में नहीं होते, ये गलत है ये चीज। और डीएनए स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर सेल्स, ठीक है। तो आपको मैं फिर बोल रहा हूं, जब तक बेसिक ठीक नहीं होंगे आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस को। बायो में प्रॉब्लम कहां होती है बच्चों को, जब बेसिक्स खराब रहते हैं उनके, तो बेसिक्स का ठीक होना जरूरी है। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि यार सर आपने सेल तो बता दिया, आपने ये बता दिया, सुनो ध्यान से सारे बच्चे, सर आपने ये बता दिया पानी था, हाँ सर पानी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे थे, पूरी बात समझना ध्यान से, केमिकल रिएक्शन हो रहे थे। फिर मेरे पास क्या आ गया, सेल इवॉल्व हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है? सेल इवॉल्व होने के लिए क्या चाहिए थी सर? मेम्ब्रेन चाहिए थी। सही है सर, मेम्ब्रेन भी बता दी आपने, ठीक है। क्या चाहिए थी? मेम्ब्रेन चाहिए थी, इतनी बात भी बता दी। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि सबसे पहले वाटर था, केमिकल रिएक्शन हो रहे थे, सेल इवॉल्व हो गया, मेम्ब्रेन चाहिए थी। अब मेरे पास क्या आ गया? मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, डीएनए, चैनल, ये सब बन गया और सेल बन गया। हमारे पास सेल पूरा सा इवॉल्व हो गया, ये सारी चीजें आ गई है ना, सेल फॉर्म, सेल इवॉल्व हो गया। अब आपको मैंने कहा कि सेल बन गया। अब सेल भी हम दो तरह के पढ़ते हैं, एक वो सेल पढ़ते हैं जिसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और एक वो पढ़ते हैं जिसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब बताओ जल्दी से, सही है सर? अरे सही है, जल्दी बताओ। पोल का रिजल्ट रिपब्लिश कर देते। हो गया होगा पब्लिश यार। अरे समझ में आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि मैंने आपको कहा है ये दो तरह के सेल हैं। इधर देख बेटा ध्यान से, मैंने तुझे कहा है ये दो तरह के सेल है। इस सेल को मैंने यूकैरियोटिक सेल कह दिया, और इस सेल को मैंने कह दिया प्रोकैरियोटिक सेल। जो बात बोलूंगा उसको ध्यान से सुनियो। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है डिफरेंस? ये इसका डीएनए है, इसमें भी डीएनए होगा, ठीक है सर। अब मुझे बताओ क्या इसमें ये साइटोप्लाज्म है? हां सर ये साइटोप्लाज्म है। क्या इसमें साइटोप्लाज्म है? हां सर इसमें भी साइटोप्लाज्म है। इसमें मेम्ब्रेन है? हां सर इसमें भी मेम्ब्रेन है। इसमें भी मेम्ब्रेन है? हां सर ये भी मेम्ब्रेन है। अब ये मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? ये मेम्ब्रेन किसकी बनानी चाहिए भाई? बाहर भी पानी है अंदर भी पानी, ये लिपिड की बनी है। इसमें ये मेम्ब्रेन किसकी बनानी चाहिए? लिपिड की बनानी चाहिए। अरे बोलो। हाँ सर। अरे तुम लोगों ने गुजिया खाई है होली पर? हाँ सर गुजिया खाई है। गुजिया बनाते बनाते कई बार तुम्हारे ख्याल में आता होगा कि क्यों ना इसकी अलग शेप बनाई जाए, पर हर बार वैसी बनाई जाती तो बना लेते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, नेचर को ऐसा ख्याल आता होगा कि यार इसकी लिपिड की बना दी तो इसकी किसी और की बना दे, ऐसा ख्याल आता होगा? नहीं, नेचर जो है बेटा वो काम के हिसाब से काम कर रही है। नेचर कह रही है जरूरत के हिसाब से। हाँ सर, तो जरूरत के हिसाब से नेचर ने कहा कि भाई मुझे जब बाहर और अंदर का एनवायरनमेंट अलग करना है तो दोनों की मेम्ब्रेन एक जैसी होनी चाहिए, तो दोनों की मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई है। मेरी बात समझ आ रहा है? अरे बोलो, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है। तो पॉइंट ये है कि क्वेश्चन आया था नीट में कि कौन सा स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में सेम होता है? सेल मेम्ब्रेन, दोनों लिपिड का बना हुआ है। क्लियर है? अब जरा सुनना ध्यान से। फिर नेचर ने कहा कि यार देखो सारे रिएक्शन यहां साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल में क्यों ना ये अलग अलग चैम्बर बना दिए जाएं। मेरी बात सुन ध्यान से बेटा, ये अलग अलग क्या बना दिए जाए? चैम्बर बना दिए जाए, ऐसे अलग अलग चैम्बर। चैम्बर का मतलब है चैम्बर के अंदर चैम्बर, मतलब बड़ा सा बैग है उसके अंदर छोटे छोटे बैग हैं, ऐसा कुछ बना दिया जाए। तो जब ये चैम्बर बनाए गए तो इसका क्या मतलब है? सुन ध्यान से देख बेटा, मैं तेरे से पूछ रहा हूं, यहां बता क्या है? यहां पानी है सर, यहां क्या है? उस पानी का नाम क्या है? साइटोप्लाज्म है सर। तो इसका मतलब यह है कि यहां पानी और अंदर पानी को अलग करने के लिए यह भी चीज किसकी होनी चाहिए? मेम्ब्रेन होनी चाहिए।
और ये जो मेम्ब्रेन है ये भी किसकी बनेगी, लिपिड की। हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि जैसे यहां ए कन्वर्ट हुआ है बी में और सी कन्वर्ट हुआ है डी में, हमने इस वाले रिएक्शन और इस वाले रिएक्शन की जगह अलग अलग कर दी। कैसे, हमने चैम्बर बना दिए। ये जो चैम्बर है, इन चैम्बर को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। कैसी ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। और ये जो स्ट्रक्चर है जो डीएनए को अलग करता है, इसका नाम हमने न्यूक्लियस रख दिया। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो डीएनए है वो किसमें है, वो साइटोप्लाज्म में है। यहां हमने कोई चैम्बर बनाया, चैम्बर के अंदर चैम्बर बनाया नहीं। यूकैरियोटिक में क्या होता है, एक नए चैम्बर बनते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये नए चैम्बर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब इनके अंदर अलग रिएक्शन हो रहे होंगे जो साइटोप्लाज्म में नहीं हो रहे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो, अरे बोलो। तो मैंने डीएनए इन साइटोप्लाज्म को क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियोइड। सही है सर। और इसमें सारे रिएक्शन कहां हो रहे हैं, ऑल रिएक्शन कहां हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं। और यहां पर दो लोकेशन है, या तो ऑर्गेनल के अंदर हो रहा है या साइटोप्लाज्म में हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ऐसे सेल को मैंने क्या बोल दिया, यूकैरियोटिक सेल बोल दिया। और ऐसे सेल को मैंने क्या बोल दिया, प्रोकैरियोटिक सेल बोल दिया। मैंने बेटा बहुत अच्छे अच्छे बच्चों से जब ये सवाल पूछा कि ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, वो कंफ्यूज रहते हैं। आप अगर ध्यान से सोचो, यहां भी साइटो लिक्विड है, अंदर भी लिक्विड है। उन दोनों लिक्विड को तो वही केमिकल रखो ना। कौन सा केमिकल रखोगे, लिपिड की, फॉस्फोलिपिड की बना लो ना मेम्ब्रेन। क्या फर्क पड़ रहा है, फर्क कहां पड़ेगा, चैनल अलग कर दो, मतलब गेट अलग कर दो, चीजें अलग मूव करनी है। तो अगर आपसे कोई पूछे ईआर की मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, क्वेश्चन देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। अगर आपसे कोई पूछे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ऑफ ईआर is made up of A protein, B phospholipid, C मैंने लिख दिया कार्बोहाइड्रेट, और डी लिख दिया मैंने मान लो शुगर। या प्रोटीन की जगह न्यूक्लिक एसिड कर देते हैं। तो ये एक लॉजिकल बात है कि वहां भी तो अलग करना है। सही है, जरा पोल करा के देखते हैं भाई। देख लो, तो आंसर भी आएगा। तो इसका मतलब अगर आपसे मैं बोलूं कि आपको पढ़ाया जाएगा ये आगे जाके कि भाई ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर है ये इनर है, ये दोनों लिपिड की बनी होंगी। सही है, लेकिन फर्क क्या होगा, इनमें प्रोटीन का अमाउंट कम ज्यादा होगा। प्रोटीन क्या करती है, काम ज्यादा करती है। तो जितना ज्यादा मेम्ब्रेन काम कर रही होगी उतना ज्यादा प्रोटीन लगा होगा। अब एनसीईआरटी लिखती है कि इनर मेम्ब्रेन में ज्यादा प्रोटीन होती है। इसका क्लियर कट मतलब है कि इनर मेम्ब्रेन ज्यादा एक्टिव है आउटर मेम्ब्रेन से। जल्दी बताओ, मजा आ रहा है? तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको यह समझ में आएगा कि मेरे पास डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है, काम का बंटवारा। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि इन यूकैरियोटिक सेल हमारे पास मेम्ब्रेन का क्या मतलब होता है, लिपिड की मेम्ब्रेन, लिपिड वाली, बाउंड मतलब चारों तरफ, ऑर्गेनल होती हैं, जिससे यहां अंदर और बाहर के रिएक्शंस जो हैं अलग अलग होते हैं। पोल का रिजल्ट नहीं आया? अच्छा, एक मिनट चेक करने दो, आ गया होगा, नहीं आया? अब चेक करो, अब अच्छा, एक मिनट मैं चेक कर लूं, रुक जाओ। सही है, हाँ अब आएगा बेटा, चलो देखते हैं।
आयुष आपको क्या स्टेटमेंट समझ नहीं आई? सेकंड स्टेटमेंट नहीं समझ में आई? कौन सी स्टेटमेंट सेकंड? डीएनए स्टोर इंफॉर्मेशन सही तो है। फाइबर बेटा, हम फ्लोएम फाइबर और जाइलम फाइबर सेल होते हैं, उनके मास मेम्ब्रेन नहीं होती, डेड होते हैं वो। ठीक है, इधर आ जा जल्दी से। क्या ये समझ में आ गया? अब सर आपने तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की बात से खोला था चैप्टर, यहां से खोला था। देख मेरी बात सुन ध्यान से, मैं एक तेरे से सवाल पूछता हूं, एक चीज और समझ। देख मेरी बात समझ ध्यान से, सुनियो ध्यान से, सुनियो बहुत ध्यान से सुनियो। मान लो हम गरीब है, हमारे पास एक ही रूम का घर है, तो क्या होगा, उसी में किचन बना लेंगे, उसी में सोने की जगह, वहीं बैठने की, सब कुछ उसी में। जैसा कि हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल। थोड़ा सा घर बड़ा हो गया तो हमने हर जगह अलग अलग बना लिए, है ना। बाथरूम अलग है ना, किचन अलग है, ड्राइंग रूम अलग है। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल छोटा होता है, सेल का मैक्सिमम पार्ट यहां आउटर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है। तो चीजें कैसी होती हैं, सुनना ध्यान से, चीजें कैसी होती हैं, समझना इस बात को। चीजें कैसी होती हैं, यहां पर चीजें ऐसी होती हैं कि ज्यादातर पार्ट कांटेक्ट में आ जाता है, तो आसानी से चीजें अंदर और बाहर मूव कर जाती हैं। यूकैरियोटिक सेल में जैसे यहां पर कोई चीज है, वो इसके कांटेक्ट में नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इस चीज को, साइटोप्लाज्म को लगातार घुमाना पड़ता है ताकि चीजें इधर उधर फैले, डिस्ट्रीब्यूट हो। तो आपको समझना पड़ेगा कि यूकैरियोटिक सेल बड़ा होता है, उसमें काम का बंटवारा होता है और चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है, उसके लिए उसका साइटोप्लाज्म मूव करता है। प्रोकैरियोटिक सेल छोटा होता है क्योंकि उसमें ऑर्गेनल वैसे भी नहीं है, वैसे भी साइज में छोटा है, तो सारी चीजें मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आती हैं, तो इसका साइटोप्लाज्म इस तरीके से नहीं घूमता। आपको जो मैंने यहां पर बात लिखी थी स्टार्टिंग में कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होती है, किसी भी सेल में अगर साइटोप्लाज्म इस तरीके से घूम रहा है उसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की जरूरत क्या पड़ी कि अगर मेरे पास यहां कोई केमिकल है, इसको मैं यहां ले जाना चाहता हूं। अब आपको समझना पड़ेगा कि सेल अगर पहले से बहुत छोटा है तो चीजें ऑलरेडी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होती है और सब कुछ किसके कांटेक्ट में होती है, मेम्ब्रेन के, आसानी से चीज बाहर जा सकती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होती, छोटा सेल होता है, उसकी ज्यादातर चीजें मेम्ब्रेन के कनेक्ट में होती है, आसानी से मूवमेंट हो जाएगी। यूकैरियोटिक सेल में होती है। कुछ समझ में आ रहा भाई? बोलो यार। पोल का रिजल्ट के लिए मैं देखता हूं इसमें भी क्यों नहीं आ रहा है ना, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, चलें आगे। अरे चलें आगे, जल्दी बताओ। मैंने तेरे को क्या समझाया, सुन मेरी बात, सुन ध्यान से सुन। अगर घर बड़ा होगा तो चीजें घर के अंदर भी मूव करने के लिए कोई चाहिए ना भाई, यहां से वहां ले जाने के लिए। घर छोटा होगा, मान लो तुम एक ही रूम का घर है, तो यहां किचन है, यहां ये है, तो यहां से उठा के यहीं दे दो, यहीं खा लेगा। पॉइंट ये है कि अगर यूकैरियोटिक सेल बड़ा है, चैम्बर्स हैं, तो साइटोप्लाज्म मूव करता है, तो चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। समझ इस बात को, क्लियर है? बता, आ रही बात समझ? जल्दी बता। जो बच्चे अभी जस्ट जुड़े हैं मैं उनके लिए बता देता हूं, हम चैप्टर के बीच में नहीं जुड़ पाएंगे ऐसे कभी भी। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरी क्लास को ध्यान से देखना है। ठीक है, क्लियर है? यस यस सर, आ गई समझ। देखें भाई, तो क्या हम ये बातें एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग? साइटोप्लाज्म मूव करता है, किसमें होता है, किसमें होता है? यूकैरियोट्स में। ठीक है, वाई ऑर्गेनल्स फॉर्म, डिवीजन ऑफ लेबर, चैम्बर है, चैम्बर है। विच सेल इवॉल्व फर्स्ट? प्रोकैरियोटिक पहले आया था, देन यूकैरियोटिक। डीएनए प्रेजेंट इन बोथ टाइप ऑफ सेल, यस, पर प्रोकैरियोटिक में कहां है? साइटोप्लाज्म में। और यूकैरियोट में कहां है? सर यूकैरियोट में कहां है? न्यूक्लियस में। क्या बोर्ड पर लिखी हुई सारी बातें याद आ रही हैं? जल्दी बोलो, क्या ये बातें आपके दिमाग में बैठ गई हैं?
जल्दी जल्दी चैट में बताएंगे, चैट में आंसर बताएंगे बेटा, जल्दी बताओ, चैट में बताओ। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी फास्ट। ठीक है, जल्दी आ जाओ, जरा ये वाले क्वेश्चन करो, फिर कुछ टर्म्स बताऊंगा। अरे यहां तक ठीक है ना, ऑल सेट, बढ़िया है। यहां तक लिख लिया तुमने, पहले ये लिख लो, अगर नहीं लिखा है तो फिर अगली स्लाइड लिखो। जल्दी करेंगे बेटा, फास्ट। सर डोपा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, डोपा भी मिलेगा। जल्दी करो, जल्दी जल्दी फास्ट। जल्दी 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 जल्दी, ये वाला लिख लो। और मैं चाह रहा था एक क्वेश्चन कर लो आप। साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन, बताओ, पोल करते हैं इसका, देख लो, ये है और ये है। साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन, करो क्वेश्चन, देखते ही आंसर लगा देते एकदम, मुझे पोल करने भी नहीं देते। हाँ भाई, साइटो हो, गलत आंसर चला गया बेटा, फोर्थ आएगा, गलत चला गया उसमें, सेकंड लगा दिया मैंने, फोर्थ आएगा। ठीक है, हाँ डी आएगा, डी डी। चलो एक बार फिर से करते हैं दूसरा क्वेश्चन। नॉट ट्रू फॉर सेल मेम्ब्रेन। इधर देख बेटा, ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है, ध्यान से सुनियो, ये सेल मेम्ब्रेन है, ऐसा सेल है मान लो, ये उसकी मेम्ब्रेन है ऐसे, तो ये वाला पार्ट सेल के अंदर है, ये वाला पार्ट सेल के आउटसाइड है। नॉट ट्रू पूछ रहा है, लिपिड की बनी है, हाइड्रोफिलिक पार्ट इधर है और इधर है, दोनों तरफ है, लिपिड सिंगल लेयर। डी आएगा इसका भी, चेक करें एक बार पोल, देखो रिजल्ट आता है कि नहीं। देखो एक बार जल्दी से बेटा, फोर्थ आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, नेक्स्ट करते हैं भाई, ये वाली टर्म्स पे आ जाओ, दोनों का आंसर फोर्थ आएगा। एक बार पोल वाला देखते हैं बेटा, उसमें कुछ मतलब मुझे ही नहीं पता चल रहा है, एक बार देखते हैं फिर से फीचर पे। हाँ भाई, मैं जानना चाहता हूं इसमें से कितनी चीजें आपको पता है। ये सेल है, ये टर्म्स पता है आपको, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर, इंटरसेलुलर, जल्दी बताओ, ये टर्म्स पता है? ठीक है, इधर देखो बेटा, ये सेल है हमारे पास, ध्यान सुनो बेटा, ये सेल है हमारे पास, ये सेल है। अब देखो, इनसाइड सेल, सेल के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रासेलुलर। ठीक है, सेल के बाहर, यहां आउटसाइड सेल, उसको क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर। अब जरा अब वो जो बता रहा हूं वो सुनना ध्यान से। एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, तीसरा सेल ये है, यहां पर कोई चीज है तो इसको इंटरसेलुलर बोलेंगे। बोलो जल्दी से, अरे समझ में आया? नहीं आया? आप में से बहुत सारे बच्चों को एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर में प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है कि सेल के बाहर, आप देखो क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां पर कि मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर ए
एक्स्ट्रा सेलुलर, बी इंटरसेलुलर, इंट्रासेलुलर, सी बोथ ए एंड बी। तो ये आ जाएगा। मेटाबॉलिक रिएक्शन तो दोनों जगह हो सकते हैं, सेल के अंदर भी हो सकते हैं और सेल के बाहर भी हो सकते हैं। अब जरा मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, सुनना ध्यान से। ये इंटरसेलुलर कब यूज करेंगे? जब मेरे पास क्या हो, मल्टी सेलुलर चीज हो, जब ऑर्गेनिज्म कैसा हो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, तब ये वर्ड यूज करते हैं नॉर्मली। अरे बोलो, समझ आ रहा नहीं आ रहा? मेरी बात समझ ध्यान से। इंट्रा सेलुलर का मतलब होता है सेल के अंदर, सेल के अंदर मतलब इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन तो दोनों जगह हो सकते हैं। अब मैं आपसे जरा ये भी लिखता हूं, एंजाइम फॉर्म ए इंटर सेलुलर, बी एक्स्ट्रा सेलुलर, सी इंट्रा सेलुलर, डी ऑल। बताओ अब, एंजाइम बनते कहां पर है? हमेशा सेल के अंदर, काम बाहर भी कर सकते हैं। तो हमेशा कहां बनेंगे? सेल के अंदर। अरे समझ में आया नहीं आया? जल्दी बोलो, समझ में आया मैंने क्या बोला? एक सिंगल सेल दे रखा है, उसके बाहर हम लिख सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, 2-3 सेल दे रखे हैं, उनके बीच में लिख सकते हैं इंटरसेलुलर, और सेल के अंदर को हम लिखते हैं इंट्रासेलुलर। एंजाइम क्या है बेटा? प्रोटीन है, डीएनए से बनता है, वो हमेशा सेल के अंदर बनेगा, काम दोनों जगह कर सकता है। अरे चमकिस है, बता दो, जल्दी जल्दी बताओ, चमकिस है, समझ आ गया? फास्ट, जल्दी जल्दी बताओ। हां सही है, समझ आ रहा है? ये छोटी छोटी बातें तुम गलत करके आते हो, बिल्कुल ठीक है। बच्चे मेरी बात समझ ध्यान से। अगर मान ले ये सेल अमीबा होता, अमीबा कैसा सेल है? अमीबा सिंगल सेल है। अगर अमीबा में बहाना खाना बाहर से अंदर आता है, तो उसमें डाइजेशन कौन सा होगा? इंट्रासेलुलर होगा। ठीक है सर, सही है। और उसमें खाना कहां से आता है? एक्स्ट्रा सेलुलर, बाहर से आता है। सही है सर। अब मैं तुझे कह रहा हूं कि मान लीजिए प्लांट है, तो प्लांट में सेल के अंदर क्या लिखोगे? इंट्रासेलुलर। इसके जस्ट बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर लिख सकते हो, पर दो सेल के बीच में जगह को क्या लिखते हो? इंटरसेलुलर। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई दो सेल हैं यहां पर ऐसे, यहां जो चीज होगी वो इंटरसेलुलर होगी। जैसे आपने अगर याद हो, आपने अगर टेस्टिस का वो डायग्राम पढ़ा था, तो वहां पर खास तरह के सेल्स थे, ठीक है, या उसको छोड़ते हैं, इसी पे रहते हैं। सेल्स के बीच में हम लिखते हैं। टाइम खत्म नहीं, 2 चीज और बताऊंगा। अरे इधर देख लो भाई, ये वाली टर्म्स तो देख ले बेटा, देख इधर ध्यान दे। ये सेल वॉल है, किसमें होती है? प्लांट में। ये सेल मेम्ब्रेन है। अब मैंने क्या हटा दी? सेल वॉल हटा दी। ये चीज क्या है? ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब मेरी बात सुनियो ध्यान से। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या होता है? एक होती है सेल मेम्ब्रेन, सही है। उसके अलावा होता है मेरे पास साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब जरा आगे देख। अब आपने सेल मेम्ब्रेन भी हटा दो। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन भी रिमूव कर दी। प्रोटोप्लाज्म लिख लो। ठीक है,
क्लियर है? हाँ सही है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, आप इतने पे रखो क्योंकि मैं इसको कल ही डिस्क्राइब करूंगा, मेरे को टाइम चाहिए इसके लिए आपको समझाने के लिए। यहीं रखते हैं इसको, ठीक है। अभी बेटा क्या करो आप लोग, आप सबसे पहले आप देखो, इसको कल डिस्कस करेंगे क्योंकि मुझे टाइम चाहिए और अभी आपकी क्लास भी है। मेरे पास सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है। अगर मैं सेल वॉल हटा देता हूं तो प्रोटोप्लास्ट बनता है। ये मैं पढ़ा क्यों रहा हूं? आप में से बहुत सारे बच्चों ने वो पढ़ा है, क्या नाम है, सोमैटिक हाइब्रिड, कभी सुना है? हाँ सर सुना है। सोमैटिक हाइब्रिड कैसे बनाते हैं इसको फ्यूज करके, ठीक है। यहीं तक कराते हैं क्योंकि टाइम आपको जस्ट आगे है। आज की क्लास बेसिक थी, कल हल्का सा बेसिक और पढ़ के चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। आपके लिए स्पेशल इसलिए रखा गया इन चीजों को बताने के लिए, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल जीरो से लास्ट तक आपको लेकर जाए। जिस दिन आप कोई भी चैप्टर फिनिश करेंगे वो 100% आपको अच्छे से आता रहेगा। ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐप में कुछ भी चीजें अपडेट है, हम धीरे धीरे लगे हुए हैं, उन चीजों को कर रहे हैं, तो आपको पेशेंटली क्लास करनी पड़ेगी। पर मैं एक चीज फिर बोल रहा हूं, क्लास की टाइमिंग अगर हमारे पास 11 बजे की है तो आप 11-1-11-2 बजे तक कम से कम, मतलब 1-2 मिनट लेट पर ज्वाइन कर लिया करो और पूरी क्लास देखा करो। नहीं तो नेक्स्ट टाइम आप फिर रिकॉर्डेड ही देख पाओगे। ये समझ लो ध्यान से। आप क्लास ज्वाइन तो कर लोगे लेकिन वहीं से कर पाओगे जहां से क्लास चल रही होगी। रीजन क्या है? क्योंकि लाइव आता है एकदम, पोल भी एकदम, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछूंगा तुरंत आंसर आएगा, वो इसलिए रखा जाता है ऐसा, ठीक है। डीपीपी आज आप चाहो तो सॉल्व कर लो, कुछ क्वेश्चन कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। डीपीपी कहां मिलेगी? वहां पर आपको डीपीपी का एक सेक्शन है। आपने क्या करना है, अपने ऐप में एग्जाम मोड रखना है। एग्जाम मोड का रखकर जब आप वहां देखेंगे तो आपको एक डीपीपी का सेक्शन है, वहां आपको डीपीपी मिल जाएगी पीडीएफ की फॉर्म में। आज उसके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। सॉल्यूशन मैं ही बना रहा हूँ, सारे टीचर्स बना रहे होंगे, ठीक है। तो एक दिन का आज का है टाइम आपका, आज आप ध्यान से आज का रिवाइज कर ले बेटा। जब हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत हमेशा ऐसी लगती है कि ये धीरे हुई है, लेकिन जब हम लगातार पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आएंगी और सारी चीजें बेसिक्स कंप्लीट करोगे, ठीक है बेटा। डीपीपी के लिए क्या अलग से नोटबुक बनाए? आप बना सकते हो, जिन बच्चों को बिल्कुल 12th पास किया है, एकदम फ्रेशर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग कल 11 बजे हमारी नेक्स्ट क्लास है, पढ़ेंगे इसे आगे, ठीक है बेटा। आज कुछ स्पेशल है 6 बजे। हाँ भाई स्पेशल है 6 बजे, देखते हैं मिलेगा कुछ ना कुछ। स्पेशल लड्डू मिलेंगे खाने के लिए, आ जाओ, ठीक है। चलो बाय।